हफ्ते की शांत शुरुआत करते हुए बाजार और सीमित दायरे में अब तक का कारोबार कभी हरे कभी लाल निशान के बीच में झूलते हुए सारे इंडेक्स, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन है अब भी बरकरार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा बचे हुए समय का कारोबार और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट आज इंडेक्स पे नहीं, इसके बाहर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। मिड और स्मॉल कैप्स में भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और इसी पर करेंगे चर्चा और समझेंगे भी अनिल जी की सुस्त शुरुआत के बाद आज का आखिरी 1.5 घंटा कैसा रखता है बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून सर, पहले तो बताइए इस समय बड़ी बातें क्या कह रही हैं? बिल्कुल दीप, बड़ी बात है यही कि बाजार छोटे दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सीमित दायरे में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं तो बहुत बड़ी मंदी नहीं। लाइफ हाई के नजदीक हम पहुंचे, 21,482 का आज का हाई है और 21,365 का लो है, यानी कि लगभग 100-125 पॉइंट की रेंज निफ्टी है। एक बार सुबह सुबह डिप करने के बाद 21,400 के नीचे गया नहीं है और 21,475 के पार भी नहीं निकलता हुआ दिख रहा। तो 50-75 पॉइंट की रेंज में ही ज़्यादातर वक्त आपको कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वही हाल है, 47,800 के आसपास लिया है सपोर्ट और 48,075 के आसपास और ज़्यादातर वक्त 47,900 48,000 की रेंज में यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। तो बहुत ज़्यादा एक्शन वहाँ पर भी नहीं है। सेंसेक्स भी सीमित दायरे में है आपके लिए। थोड़ा सा बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कमज़ोर है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अब भी जबरदस्त एक्शन में तगड़े उछाल के साथ रिकॉर्ड हाइस पर है। फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी है। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि ये हफ्ता फार्मा शेयरों का हो सकता है। आज ही फार्मा इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है 16,400 के पार निकलने का। डाउ फ्यूचर्स 25 से 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन है हरे निशान में, ये कह सकते हैं। एशिया के बाद यूरोप में भी आज प्रेशर है थोड़ी बिकवाली का, तो यहाँ पर भी थोड़ा दबाव आपको नजर आएगा। एक्शन भरपूर है, ये आपके लिए क्लियर है। बाजार में अपॉर्चुनिटीज कई जगह मिल रही हैं, रोटेशन चल रहा है और वहां पर आपको मौके ढूंढने। तो कैसे समझे अनिल जी, रिलेटिवली निफ्टी बेटर परफॉर्म कर रहा है, होल्ड आउट कर रहा है, काफी सारे विद इन निफ्टी स्टॉक्स भी होल्ड आउट कर रहे हैं। बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर है, अदरवाइज बैंक बाजार में और कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट कहीं दिख नहीं रही है? नहीं दीप, थोड़ा सा एक तरफा तेज दौड़ लगाने के बाद बाजार थोड़े से हल्के से ठहरते हुए दिख रहे हैं, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोरी हो। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक और आपके लिए मजबूत है ऑटो, 2 व्हीलर स्पेशली आपके लिए मजबूत है। फार्मा, यानी कुछ कुछ स्पेस ऐसी है जहाँ पर अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। थोड़े बैंक्स आज प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, थोड़े बहुत मेटल्स हल्के हैं। सो आई थिंक सेक्टोरल चर्निंग बाजार में इस वक्त होती हुई दिख रही है और आपको वहीं फोकस करना चाहिए। कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़ी खरीदारी कर लें। थोड़ा बहुत खरीदारी का माहौल FMCG स्टॉक्स में भी बनता हुआ दिखा, लेकिन ऑफ लेट एक चीज़ जो दीप नज़र आ रही है, जो बड़ी काम की है निफ्टी के लिहाज से, और वो ये है कि निफ्टी को नहीं गिरने देने का पूरा प्लान चल रहा है। हाँ, ये पूरी प्लानिंग है। क्यों? देखिए, रिलायंस 1% 1.25% मजबूत, ठीक है। लीवर आधा से 1% मजबूत, ठीक है। हिंडाल्को 1.5% मजबूत। हर एक सेक्टर लीडर में थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है। सेक्टर के नीचे भले थोड़ा मामला ढीला ढाला सा दिखे, लेकिन सेक्टर लीडर उतने खराब होते नहीं दिख रहे, एक्सेप्ट बैंक्स। बैंक्स थोड़े से ढीले हैं और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको सरकारी कंपनियों में दिखेगी। सो आई थिंक बिल्कुल बैलेंस मार्केट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप 21,400 के नीचे आएंगे, वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखेगी। 21,500 के नज़दीक जैसे ही पहुँचेंगे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो रेंज बाउंड मार्केट है, एक अच्छी दौड़ लगाने के बाद थोड़े से सेलेक्टिव है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो जहाँ एक्शन वहाँ है और भरपूर है, अभी भी कोई समस्या नहीं। 2350 शेयर BSE पर मजबूत है, 1750 कमज़ोर, यानी कि बढ़ने वाले शेयर कहीं ज़्यादा। NSE पर आप देखिए 1300 शेयर मजबूत है, 975 कमजोर, यानी कि बढ़ने वाले शेयर वहाँ भी कहीं ज़्यादा। कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत वाली बात। आई थिंक ऑल सेट। आखिरी 1-1.5 घंटे में आप थोड़ा सुस्ती ही आएंगे, बहुत तेजी या बहुत मंदी दोनों ही होने के चांस कम दिख रहे हैं। बाकी मैं डेटा आने दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए डेटा पर अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। एक्शन भी भरपूर है, हमारे मेहमान भी बस जुड़ने की तैयारी में आइए। तब उससे पहले नुपुर और अरमान हमारे साथ स्टूडियो में तैयार हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और साथ ही खबरें बताने के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून। वेदांता के साथ शुरुआत करते हैं। बोर्ड बैठक में आज दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार कर रहा है, तो इसके अनाउंसमेंट पर रहने वाली है नजर। आइनॉक्स इंडिया IPO इसका ओपन है, आज इसका आखिरी दिन है, आज शाम को ये बंद हो जाएगा। प्राइस देखें तो इसका 627 से 660 रुपये का और इशू साइज 1460 करोड़ के आसपास का है। पूरा का पूरा ये OFS है। कल के ट्रिगर्स की बात करें तो सार्टन क्रेडिट केयर पे आपको रखनी है नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार होगा और ये अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा। एक्सप्रो इंडिया, जहाँ पे फंड जुटाने पर
मैनेजमेंट कल आपको विचार करता हुआ नजर आएगा। बोरोसिल पर भी रखना है फोकस, क्योंकि कल से T2D सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ये स्टॉक ट्रांसफर होता हुआ आपको नजर आएगा। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज भी कल फोकस में आते हुए नजर आएगा, क्योंकि जो IPO लॉक इन है 50% वो ओपन अप हो जाएगा। 90 डेज वाला ये एंकर लॉक इन ओपन अप होते हुए दिखेगा, तो बड़ी इक्विटी ओपन अप होती हुई नजर आएगी। इरकन इंटरनेशनल, जहाँ पे OFS की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हुई है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कल बंद होते हुए दिखेगी। करीबन 1.25 लाख शेयर्स इसमें दिए गए और प्राइस देखे तो 158 रुपये के आसपास का है। IPO के लिहाज से कल काफ़ी बड़ा दिन रहेगा। 3 IPO ओपन अप होते हुए दिखेंगे। हैप्पी फोर्जिंग, इसकी साइज़ देखे तो 1000 करोड़ के आसपास की OFS है, जिसमें से 600 करोड़ का, और प्राइस बैंड इसका 808 से 850 रुपये के आसपास का। क्रेडो ब्रांड मार्केटिंग भी कल से ओपन होते हुए नजर आएगा और 21 दिसंबर को तक ये ओपन रहने वाला है। प्राइस देखे तो 266 से 280 रुपीज़ के आसपास के ये पूरा का पूरा जो है IPO वो OFS के जरिए होने वाला है। RBZ ज्वेलर्स का भी IPO कल ओपन होते हुए दिखेगा। 21 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। इसकी इशू साइज देखे तो 100 करोड़ की और पूरा फ्रेश इशू कंपनी करने वाली है। IPL के 2024 के ऑक्शन भी दुबई में मंगलवार के दिन होते हुए दिखेंगे। साउथ अफ्रीका और इंडिया का सेकेंड ODI मैच भी 4:30 बजे कल होगा। ग्लोबल के लिहाज से देखें तो जापान के बाजार इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी है वो आती हुई नजर आएगी। यूरोप में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है नवंबर के महीने का, और USA में हाउसिंग स्टैट्स का नवंबर का डेटा आते हुए दिखेगा। तो मैक्रो के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आपको मंगलवार के दिन आते हुए नजर आएगा ग्लोबल से। बुधवार की बात करें तो कैश में फ्लेयर राइटिंग हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, Q2 के नतीजे आते हुए नजर आएंगे। साथ टेक्नो इंजीनियरिंग भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बोनस इशू पर कंपनी विचार करेगी, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। IPO के लिहाज से वेडनेसडे भी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन की होगी लिस्टिंग। 38 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। डोम्स इंडस्ट्री की भी लिस्टिंग आपको बुधवार के दिन दिखेगी। सब्सक्रिप्शन देखे तो 99 टाइम्स भरते हुए नजर आया था। जो आज IPO ओपन हुए वो आपको बंद होते हुए नजर आएंगे। बुधवार को सूरज स्टेट डेवलपर्स, मुथूट माइक्रो फाइनेंस और मोती सन्स ज्वेलर्स के तीनों के IPO आपको बुधवार को बंद हो जाएंगे। और उस दिन शुरू होगा आज़ाद इंजीनियरिंग का IPO। OFS 500 करोड़ का है। टोटल साइज देखे तो 740 करोड़ की है। ग्लोबल के लिहाज से UK में जो है इन्फ्लेशन का डेटा नवंबर के महीने का आते हुए नजर आएगा, और USA एंड यूरोप में देखे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का दिसंबर का आंकड़ा आते हुए दिखेगा। तो मैक्रो के लिहाज से ग्लोबल डेटा भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारा एक्शन आने वाला है, ईयर एंड है, बट इवेंट्स काफ़ी सारे रहने वाले हैं बाजार के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट है? जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले IPO अपडेट्स में आइनॉक्स इंडिया, जिनका डे 3 चल रहा है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 20 गुना आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा अगर आप देखें 12 गुना होता हुआ दिखा है। NII का लगभग 36 टाइम्स, QI भी लगभग 21 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स, जिनका डे 1 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 30% आया है। रिटेल का 56% है, NII का 11%। मोती सन्स ज्वेलर्स यहाँ पर टोटल 7 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 11 गुना और NII की बात करें तो लगभग 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 38% आता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा देखें तो 67% के आसपास आता हुआ दिखा है। खबरों में सीमेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी अपने एनर्जी कारोबार को डिमर्ज करेगी। एनर्जी कारोबार के लिए सब्सिडरी के गठन को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। NBCC यहाँ पर 2 ऑर्डर जो हैं वो मिलते हुए दिखे हैं। लगभग 180 करोड़ के ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखे हैं। एक तो जम्मू में CRC के निर्माण के लिए, और उसी के साथ साथ सेल DS दुर्गापुर से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। TCS, 6 कंपनियों ने पोस्ट ट्रेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको कंपनी से करार किया है। ड्रीम फॉक्स कंपनी ने एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। द ड्रीम फॉक्स क्लब नाम से मेंबरशिप क्लब जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। संदूर मैग्नीज 5:1 बोनस शेयर को बोर्ड को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। 1 शेयर के बदले 5 बोनस शेयर्स को मंजूरी मिली है। कैल्टॉन टेक सॉल्यूशंस, यहाँ पर LIC से इन्होंने मल्टी ईयर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। शुगर स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ISMA का डेटा आता हुआ दिखा है। 15 दिसंबर तक शुगर का उत्पादन लगभग 74.1 लाख टन आता हुआ दिखा है, और ये लगभग अगर आप देखें 83 लाख से घटकर यहाँ पर इतना आता हुआ दिखा है। और ब्लॉक डील्स में आर्केन केमिकल 42 लाख शेयर्स, जो कि 3.4% इक्विटी है। कोटक बैंक 10.3 लाख शेयर्स, और IDFC फर्स्ट बैंक 31 लाख शेयरों के कई सौदे होते हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी आज खबरों वाले शेयर, जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ते आगे और इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है,
और दमदार भी इतना जबरदस्त कि आप देखते दंग रह जाएंगे। देखिए एक से एक दिग्गज, ओहो, सारे महारथी, कुणाल जी, राकेश जी से लेकर सचिन जी, सुमित जी तक, और इधर हिमांशु जी से लेकर सेडानी साहब और आशु मदान साहब, और एक आध कोई गायब है जो थोड़ी देर में आ जाएंगे। कौन से? हिमांशु जी गायब हैं, आगे नहीं, हिमांशु जी तो हैं। ओके, तो सारे के सारे महानुभावों का बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद आज दोपहर के शो में हमारा साथ देने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं एक बार आशु सर के साथ ही, जरा एक बार राय ले ली जाए उनसे बाजार पर, और जब तक आशु जी अपनी बाजार पर राय बनाए, सोचे कि मुझे बोलना क्या है, तब तक एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू उदय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले तो आईआरसीटीसी की 850 की बधाई। स्क्रीन पर शायद 850 का रेट है इस वक्त। पिछले हफ्ते से 2-3 बार हमने इसके बारे में बात की और स्टॉक आज 8.5-9% ऊपर है, तो मुझे लगता है व्यूअर्स को जबरदस्त इसमें मुनाफा मिला है। अनिल जी, जो आज ब्रेकआउट जिसमें धन्यवाद तो दे दो, अरे हिमांशु जी धन्यवाद तो दे दो एक बार दीप को। सुबह सुबह आईआरसीसी एकदम रडार पे लेके आए आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीप का तो धन्यवाद है ही, आपका भी धन्यवाद है, और आशु जी का भी धन्यवाद है, उनके भी रडार पर ही आया था और आशु जी शो में है, मैंने देख लिया है जी। हाँ, और सिद्धार्थ जी आपकी टिप्पणी आईआरसीटीसी पे है या फिर आप इस व्यस्त मार्ग में कतार में आना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, कतार में आना चाहता हूँ। आइए, ये मार्ग अस्त व्यस्त है, आप कतार में। ओके, आइए हिमांशु जी बताएं सर। जी अनिल जी, अनिल जी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज में, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 300-301 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। अनिल जी, इस स्टॉक में ना केवल एक प्रीवियस स्विंग हाई, पिछला पुराना हाई जो 300 रुपए के आसपास है वो स्टॉक निकाल रहा है, बल्कि अगर आप स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो एक फॉर्मेशन से यहाँ का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है एक्साइड इंडस्ट्रीज में 1 से 2 दिन का नजरिया बनाकर पोजीशन बनाई जा सकती है। 299-300 रुपए तक पोजीशन को ऐड करें। 297 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है अनिल जी। मुझे लगता है कल तक 310-315 रुपए तक के टारगेट्स एक्साइड में आते हुए नजर आ सकते हैं। 310-315 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एक्साइड में। आइए एक राय जरा आशु सर से भी ले ली जाए, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी और कुणाल जी, राकेश जी भी कतार में, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी से एक बार आशु जी से राय ले ली जाए उनकी बाजार पर, और अगर कोई स्प्रेड है तो बताएं सर। अनिल जी, बिल्कुल पूरी पकड़ बनी हुई है, निफ्टी नहीं छूटेगा। अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, निफ्टी तो ऐसे लग रहा है जैसे गिरने ही नहीं देंगे, तो अनिल जी वही चीज रहेगी। मैं बार बार बीच में अनिल जी, चाहे बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की रैली आई थी, मतलब 700-700 पॉइंट, 1000 पॉइंट दिन में ही बढ़ा है, पर बियॉन्ड अ पॉइंट अनिल जी बैंक निफ्टी में मुझे वो मजा नहीं लगता। निफ्टी में तो अनिल जी बार बार फिर मेटल सीमेंट पावर, मेटल सीमेंट पावर, मेटल सीमेंट पावर, इनको छोड़ना ही नहीं है। अनिल जी उस दिन भी मैंने सेल बैन में था, जब मैं स्टूडियो में था, स्पेसिफिकली बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ अनिल जी, अगर आप 2021 के हाईज उठा के देखें, आई थिंक सारे मेटल स्टॉक्स उनसे बहुत ऊपर हैं। प्रॉब्ली शायद सेल ही एक ऐसा है जो उस वक्त 140 के करीब गया था, इफ आई एम राइट, क्योंकि मैं इतना चार्ट्स एग्जैक्टली नहीं देखता हूँ। तो अनिल जी सेल में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टॉक है और ऐसा कोई रीजन नहीं है। जैसे मैंने उस दिन एसबीआई के लिए बोला कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैन बैंक चल जाएंगे और एसबीआई कब तक नहीं चलेगा। तो अनिल जी सेल को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैन में अपॉर्चुनिटी, हर बैन में अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अनिल जी मेटल लेड बाय सेल, बाकी हिंद कॉपर भी थोड़ा सा चलना शुरू हो गया है। और तो अनिल जी कोई भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगती। अब तो रिलायंस ने पार्टिसिपेशन शुरू कर दी, और रिलायंस की ये मूव भी अनिल जी लगता है कि 2600 तक खींच देगा। तो आप देखिए कि निफ्टी कैसे 22,000 की तरफ नहीं जाएगा। तो अनिल जी निफ्टी में कोई भी, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, एक और स्टॉक है अनिल जी जिसकी हमने बात की, इंडस टावर, मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ अनिल जी क्योंकि चलने के बाद ये भी थमे हुए हैं, ज्यादा थमे नहीं है। तो जो थमा हुआ है उस वो मौका दे रहा है। आईआरसीटीसी हिमांशु ने मेंशन किया अनिल जी, 750 पे हमने पिछले हफ्ते बात की, 100 रुपए की मूव हो गई। हिमांशु ने तो बार बार मतलब ऊपर के लेवल पे भी उसको खरीदवाया। तो अनिल जी कोई भी स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये होता है कि एक पॉज लेते हैं, चलने के बाद ना थोड़ा रुकते हैं, और जो रुक रहा है उसमें अनिल जी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो बैन में जा रहा है रुकता है उसमें अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अनिल जी निफ्टी में अभी भी मुझे लगता है कि 22,000 की तरफ चलता चलेगा। मतलब ये जो खड़ी तेजी है ये अभी भी रुकने का नाम नहीं लेगी। बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब रुकान आ जाए या कुछ हो जाए, बट अदरवाइज अनिल जी सारे स्टॉक। एक स्प्रेड है अनिल जी ओएनजीसी का, जो कल से थोड़ा नीचे है, जो हमने उस दिन बात की थी, और उसमें जितना अकाउंटेबल मैं हूं मुझसे ज्यादा राकेश जी, कुणाल जी हैं, क्योंकि मेरी कॉल से पहले उन्होंने दी थी।
तो जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनसे ही पूछ के बताऊंगा कि करना क्या चाहिए। बट अनिल जी वैसे कोई किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं लगती है, थोड़ा बहुत नीचे तो अनिल जी मार्केट है रुकेगा, मतलब एक साइड पर कितना चलेगा, बट अनिल जी जितने बॉन्ड रुक रहे हैं ना, और मेटल सीमेंट अंबुजा, अनिल जी अंबुजा अभी भी मुझे लगता है यहाँ से भी मतलब एक अगले सैकड़े की तरफ तैयारी कर रहा है। तो Oh अनिल my जी God. सीमेंट स्टॉक, मेटल स्टॉक, पावर स्टॉक तो कोई छोड़ने वाली बात नहीं है अनिल जी। परफेक्ट, बने रहे, डटे रहे, बिल्कुल डगमगाए ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। और देखिए बात करते करते 100 वाला 116 हो गया है सेल स्टील अथॉरिटी, दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। सब चलेंगे, चिंता न करें, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। ये स्टॉक के लिए भी लागू होता है और सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी। आइए बिल्कुल कुणाल जी के लिए, राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी बताने को बोला तो मेरे को अभी याद आया अनिल जी, फ्यू मंथ्स एगो अनिल जी मैं अपनी इंटरनेशनल हॉलीडे पर इंटरनेशनल अनिल जी रोमिंग लगा के सेल को अनिल जी रिकमेंड किया था एज अ स्पेशल पिक, इफ यू रिमेंबर अराउंड 82 83 विद अ डिस्क्लेमर। यस, टाइम्स और बोला था स्क्वायर 250 रुपए होगा, 2-2.5 साल का समय देना पड़ेगा। वो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से, वही वाला। नहीं अनिल जी उससे पहले अनिल जी छोटी वाली इंटरनेशनल। अच्छा, आई थिंक मैं तो बड़ी बड़ी वाली याद रख पाता हूँ ना। ओके चलिए बिल्कुल बताएं सर। याद है, मुझे याद है बिल्कुल, आपने विदेश यात्रा से कहा था। मैं सोचा भी था, मैंने कहा क्या आदमी है, अच्छा खासा पैसे खर्च करके विदेश यात्रा पे यार घूम रहा है, घूमने फिरने में तो ध्यान नहीं लगा रहा, सेल जैसे स्टॉक पे दिमाग लगा रहा है। अच्छा, वहां से कोई गर्मा गर्म आइटम बताए ऐसा जो तुरंत सर्किट मार दे, 5-10% जल्दी से भाग जाए, तब तो समझ में भी आता है। नहीं तो ऐसा क्या, बराबर है, बराबर है। ये इसलिए मुझे याद है सर, अच्छे से याद है। याद है ना अनिल जी, तो अभी जिस तरीके से सेल की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं फटाफट भागने वाला स्टॉक, हाँ। तो अनिल जी जैसे बैन में स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर और चल रहा है अनिल जी, तो उस पर भी खरीदारी की राय है। 193 194 के अराउंड अनिल जी चल रहा है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम है। ये स्टॉक पे अनिल जी टारगेट है 350 400 के टारगेट हैं बाय अप्रैल 2024 अनिल जी, 4-5 महीने में डबल होने का पोटेंशियल रखता है। और डिस्क्लेमर अनिल जी, थोड़े समय पहले 190 रुपए के अराउंड हमने बाई रिपोर्ट निकाली है और एज ऑफ नाउ अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है ग्रेन्यूल्स पर, ग्रेन्यूल्स पे खरीदारी की राय है। बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है एंड आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ ग्रेन्यूल्स। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी खरीदारी की राय है ग्रेन्यूल्स में, और इसमें एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, जिससे राकेश जी कह रहे हैं कि ही इज मैरिड। और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इस चार्ट पर बना हुआ है। स्टॉक सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट बड़े अच्छे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ देखने को मिल रहा है। और आप सवेरे से ही कह रहे हैं कि फार्मा कंपनीज पर फोकस करें, तो ग्रेन्यूल्स पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 395 रुपए का, 395 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 415 रुपए का 415 का, इवेंचुअल टारगेट 420 रुपए 425 रुपए का 425 का। के तो ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी। मैं तो हिंदुस्तान कॉपर ही समझ गया था, पहले तो मैंने हिंदुस्तान कॉपर ले लिया, फिर बाद में समझ में आया कि सब कुछ बताने के बाद बंसल जी ने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर नहीं ग्रेन्यूल्स से। ओके आइए बिल्कुल सिद्धार्थ सेनानी साहब के लिए। बताएं सर। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनिल जी बाजार में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि भाव बढ़ रहे हैं, और भाव बढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर दूं तो वो हो जाए रेट गेन। तो यही स्टॉक का भी नाम है, रेट गेन। काफी दिनों के बाद अब रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी चलना शुरू हुआ है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 770 का 770 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 900 रुपए का। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी ये बैक एंड लार्जेस्ट प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। इनके जो क्लाइंटाइल है वो है मेक माई ट्रिप, ओयो रूम, लुफ्थांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, ऐसे कई एयरलाइंस और होटल्स के बिजनेसेस है जिसका बैक एंड टेक्नोलॉजी और रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी देता है। नतीजे दमदार है, 80% से ज्यादा सेल्स दिखे थे, 132% मुनाफा बढ़ते हुए आया दूसरे क्वार्टर में, और मैनेजमेंट उम्मीद करती है 25% कामकाजी मुनाफा हो सकता है मार्जिन, और एंटिसिपेट करते हैं कि 65% इस साल और 25% आय अगले साल यानी FY24 और FY25 में बढ़ते हुए दिखेंगे। रेट ट्रैवल टेक्नोलॉजी 70 शॉर्ट टर्म 770 770 और पोजिशनल 900 रुपए। ओके तो ये है आपके लिए राय आती हुई रेट गेन टेक्नोलॉजी पर।
बढ़ते हुए भाव में मैं तो ये सोच रहा हूँ जब भाव घटेंगे तब कौन सा स्टॉक रिकमेंड करेंगे सिद्धार्थ जी, या फिर इस स्टॉक का नाम तो नहीं बदलेंगे? क्या पता नहीं है, वो सिद्धार्थ जी जाने, अभी उन्होंने बोला बढ़ते हुए भाव के लिए। चल सिद्धार्थ जी, कोई नहीं अगर अभी है आपके ध्यान में, और नहीं तो घटते हुए भाव के वक्त आप संपर्क करें श्री आशीष मदान जी से, तब अभी नहीं, अभी मत करना, अभी उल्टा हो जाएगा काम। जी 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 सिद्धार्थ जी। जी इंसान और बाजार को और स्टॉक्स को ऊपर ही जाना है, घटने की तो बात ही नहीं है। ओहो हो, क्या बात है, वाह क्या दार्शनिकता लाए हैं आप अपने विचारों में। जी कुणाल जी। अनिल जी, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है अनिल जी, आपका ये जो डायलॉग है हाँ। कि निफ्टी हो या इंसान ऊपर ही जाना है, अनिल जी इसको लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे उनका डायलॉग हो। तो अनिल जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल अनिल जी धड़ल्ले से आपकी कॉपीराइट, आपकी आईपी का अनिल जी उल्लंघन हो रहा है, और मैं देखता जाता हूँ अनिल जी काफी लोग उस पर भी, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। और दूसरा अनिल जी, ये जो रेट गेन की बात कर रहे थे, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है। इसको सोशल, अच्छा बाय द वे, ये तो फिर भी कुछ भले मानस हैं जो डायलॉग ही चुरा रहे हैं। यहाँ तो लोग फोटो लगा के हमारी हर रोज की 10 फेक आईडीज, कभी फेसबुक की, कभी इंस्टा की, कभी टेलीग्राम की, सबकी बंद करवानी पड़ा। अरे भाई साहब हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, तो क्या बोले। तो देखो टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो नुकसान भी है। आ रहा है, देखो एक बार IT एक्ट आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या वक्त बताएगा। जी आप कुछ कह रहे थे कुणाल जी? अनिल जी टेलीग्राम का तो, और ये जो आपने फेक आईडीज का कहा, तो अनिल जी मैं भी आपको साथ में जोड़ देता हूं कि अनिल जी अनेकों, मेरे नाम से भी, राकेश जी के नाम से भी कई सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अनिल जी इसको सावधान रहें। दूसरी बात अनिल जी, एक चीज जो अभी ये कह रहे थे कि रेट गेन यानी कि भाव बढ़ना, अनिल जी भाव तो लोगों के भी बढ़ जाते हैं अनिल जी, उसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? तो अनिल जी राकेश जी से पूछ के बताइए। कई लोग हैं जिनके भाव बढ़ गए हैं आजकल, कुछ तो पैनल पर भी हैं, तो अनिल जी भाव लोगों के जब बढ़ जाए तो उनको क्या कहा जाए? आपको अच्छा एंकर बनने में बहुत मुश्किल आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ कुणाल जी। अच्छे एंकर का काम ये कि सही आदमी से सही सवाल पूछिए। भाव इंसान के कपड़े, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके बताने का, अंग्रेजी में, वो भी बंसल जी। कैसे बन पाएंगे आप एंकर, बताइए आशीष सर, बन पाएंगे ये एंकर? आशीष जी आप म्यूट है शायद। नहीं अनिल जी, मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल करते रहेंगे ये पाएंगे बस जी। ओके, लेकिन कोशिश करें, अगर बंसल जी आप इतनी देर में गूगल कर पाए हो तो बताएं। नहीं अनिल जी, एक्चुअली चक्कर क्या है अनिल जी, फ्राइडे को आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डिकेड दिया था। आपने बोला था मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल लैंग्वेज बोल लेता हूं, तो अनिल जी कुणाल जी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें निकाल के लाए हैं। तो अनिल जी शो के बाद मैं इनको हाजमोला भिजवा दूंगा, डाइजेस्ट हो जाएगा अनिल जी। बहुत ही बढ़िया। रेट गेन टेक्नोलॉजी, ये है सैराजी साहब की पसंद का शेयर, और सुमित जी की पसंद का शेयर भी आ रहा है आपके लिए बिल्कुल के बाद। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 177 रुपए 10 पैसे। 177.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन रेलवे सेक्टर के अंदर मोमेंटम है, तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। हर स्टॉक में तेजी जारी है, इरकॉन के अंदर भी तेजी जारी है। इरकॉन यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है। पिछले कुछ दिनों में छोटी मोटी गिरावट आई थी, बट वो सस्टेन नहीं करी और लोअर लेवल से वापस रिकवरी देखने को मिल रहा है। यहां से स्टॉक में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। 185 इसका पहला टारगेट बनेगा, 190 इसका दूसरा टारगेट। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 171 172 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 171 के स्टॉप लॉस से इरकॉन में खरीदारी करना है 185 190 के टारगेट्स की। इरकॉन इंटरनेशनल खरीदारी करने के लिए आइए BTS डबल टी का बिगुल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर मैकडॉवेल्स में पिछले 9 हफ्तों से 1090 1100 के आसपास थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर नजर आ रहा था, बट जिस तरीके से इसने एक इंट्राडे डिप लगाने के बाद रिकवरी दी है, मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर अनलॉक होना चाहिए।
एंड लगभग जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है 1160 तक की जगह अभी यहाँ पर ओपन हो रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1088 पे ही लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 1130 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1160-65 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। ओके, नितिन जी के लिए बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं सर। जी यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड है और छोटे स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ है। 20,450 की पुट ऑप्शन 108 में मिल रही है और ये केवल इंट्राडे ट्रेड है। सॉरी 21,450 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 21,450 की पुट ऑप्शन 108 में मिल रही है, इसे हम खरीदेंगे और इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 90 रुपए का, यानी आप 108 में ले रहे हैं, 90 का स्टॉप लॉस है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है इन द मनी पुट ऑप्शन में, यानी 18 रुपए, इसका मतलब 36-37 रुपए का बाउंस होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर नेक्स्ट 1 घंटे में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है तो उस केस में इसका फर्स्ट टारगेट होगा 125 का और उसके बाद जो भी क्लोजिंग में भाव होगा आप निकल जाएंगे। तो 108 पे लेना है, 21,450 की पुट ऑप्शन, 90 का स्टॉप लॉस और 125 का फर्स्ट टारगेट और उसके ऊपर क्लोजिंग में निकलना है, ये कॉल होगी। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी का पुट ऑप्शन। बैंक निफ्टी पे भी कोई स्ट्रेटेजी सर? नहीं अनिल जी, निफ्टी में ही है, एक ही ट्रेड है। परफेक्ट, आइए बढ़ते आगे। और आपसे आईपीओ पर राय लेनी है अनिल जी? अब ले लो, अब मैं तो तैयार हूँ, कब लेनी है आप जब लेना चाहें। तैयार है सर? एव रेडी। चलिए, हम बता भी रहे थे व्यूअर्स को 2:25 को अनिल जी की आने वाली थी स्ट्रैटेजी। आइए तैयार है आईपीओ स्कैन। मतलब अनिल जी ये भी आईपीओ खुल रहा है और मुथूट ग्रुप सेपरेट मुथूट ग्रुप है बट विद इन द लार्जर फैमिली हुई है, क्या इसमें सलाह है आपकी सर? मुथूट माइक्रो फाइनेंस, इसका आईपीओ खुला है आज से और यहाँ पर पहले मैं बता दूँ आपको कि क्या कुछ अच्छा है और क्या कुछ कम अच्छा है। पहले तो मुथूट ग्रुप की कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे ग्रुप से रहा है। इस ग्रुप की फाइनेंसिंग कारोबार में गहरी पकड़ है, लंबे समय से ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है ही। दूसरी बात है, अब तक का जो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी का फोकस बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस लोन देने में है, ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को लोन देने में ज़्यादा फोकस ये करते हैं। 93% लोन्स इनके इनसिक्योर्ड है, मतलब बिना सिक्योरिटी वाले लोन्स टाइप वाले हैं। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे, ग्रोथ आप देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे, बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल्स हैं। और ज़्यादातर पैरामीटर पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस आई है दीप, वो बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस आती है देखिए कंपनी ने। चाहे वो आप प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से देख लें, आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिहाज से देख लें, रिटर्न ऑन एसेट्स, एनपीएस, ये सारे बेहतर है। एक एक्सेप्ट थोड़ा सा ये देख लेंगे आरओई थोड़ा सा इनका कंपेरेटिवली दूसरों के कंपेरिजन में हल्का सा आप एक तरह से कम बोल सकते हैं। बाकी हर एक पैरामीटर पर कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब फाइनेंशियल भी बहुत बढ़िया है। वैल्यूशंस ठीक है, अट्रैक्टिव कहे जा सकते हैं, मतलब रीजनेबल हैं। थोड़ी सी अपसाइड की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी है आगे की अर्निंग्स के लिहाज से, अगर आप थोड़ा सा अंदाज लगाने की कोशिश करें। नेगेटिव क्या है, एक ही चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगी है, थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा है दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, जो इनको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कैश फ्लो जैसे पूरी इंडस्ट्री का फिनोमिना है, इनका भी नेगेटिव है, लेकिन कोई खास वो बड़ी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में मेरी राय है कि स्मॉल से मीडियम लिस्टिंग गेंस के लिए आप पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बड़े हो जाए तो और अच्छी बात, आपकी किस्मत। और नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है। मुथूट ग्रुप के स्टॉक्स में, दोनों ही ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के तो दिया ही है, तो उस लिहाज से आप दोनों ही तरीके से इसमें पैसा लगा सकते हैं। ये है राय आपके लिए मुथूट माइक्रोफिन के आईपीओ पे। आज आईपीओ खुला है, कल 3 आईपीओ और खुलने वाले हैं और इसलिए हमने सोचा कि आज ही एक का विश्लेषण और कर लिया जाए। एक का हम सुबह कर ही चुके थे, आप चाहें तो उस पर भी हम फिर से बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुथूट माइक्रोफिन में पैसा लगाने की राय, और कल 3 आईपीओ पर हम राय और देंगे। एक और आईपीओ मतलब राय तो आप दे ही चुके हैं,
आज जो खत्म होने वाली है आइनॉक्स इंडस्ट्रीज की, सर बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। 21-22 गुना के ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं बाय क्लोजिंग, ऑफ कोर्स और बड़ा इसको आंकड़ा मिल जाएगा। वैसे भी हम देख रहे हैं आईपीओ सीजन, स्पेशली स्मॉलर आईपीओ को तो बढ़िया रिस्पांस मिल ही रहा है। इस पर एक बार आपकी राय फिर से अगर आप रिपीट कर दें। आई एम नॉट सरप्राइज दीप, बहुत बढ़िया कंपनी है, मतलब टॉप क्लास कंपनी, एक्सपीरियंस प्रोमोटर इस बिजनेस में लंबे समय से 30 सालों से इस बिजनेस की ग्रोथ आगे चलते हुए अमेजिंग आएगी। एंकर बुक स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूशंस सब अच्छी बात है कि वैल्यूशंस बहुत अच्छे रखे हैं, लिस्टिंग पर भी अच्छा आपके लिए पैसा बन सकता है। तो मेरे ख्याल से हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो बढ़िया कंपनी। ऑर्डर बुक इनकी इंटरेस्टिंग है, हर साल में आपकी इनकी ऑर्डर बुक खत्म हो जाती है, लेकिन ऑर्डर्स लगातार इनको मिलते रहते हैं, रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, रिपीट ऑर्डर्स जो आते हैं। सो आई थिंक ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे आइनॉक्स बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मैं ढूंढने से भी दीप अगर देखने जाए तो आइनॉक्स में आपको मिलेगा नहीं कि नेगेटिव क्या है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट फ्री कंपनी है ना। जितने कैपेक्स कर रहे हैं सारे के सारे अपनी इसी से निकाल लेते हैं। सो मुझे लगता है कि बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। दोनों के लिए पैसा लगाने की राय तो एक बार फिर से मैं आपको, अगर आज आखिरी दिन है और अगर आपने अब तक पैसा नहीं लगाया है, अब तक आपने एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो प्लीज़ आप अभी से डाल दीजिए। बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। नसीब है मिला, हाँ नसीब है मिला तो अब ये तो अब आपके ऊपर है, मिले नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो खाली राय दे सकते हैं कि भाई पैसा लगाओ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसा हाल है। बिल्कुल ओके, चलिए पैसा इसमें ज़रूर लगाइए। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस में भी लॉन्ग टर्म ये स्टॉक लिस्टिंग पे दुगुना होने की ताकत रखता है। टाटा टेक टाइप वाला ये। अरे हाँ, इसका एक बार इशू प्राइस जरा एक बार सामने, आजकल इतने सारे इशू खुले हैं। हाँ, कितने इशू, 67 से 690 था मेरे हिसाब से। इतने इशू खुले हैं दीप के। ये इशू प्राइस यहाँ 627, 660, ऑलमोस्ट 75 to 90 to 100% गेंस आप आराम से इसमें। वाह, लिस्टिंग मतलब पहले दिन हो जाए, 5-7-10 दिन में हो जाए, जो हो जाए, डबल एक्सपेक्ट। ओके, ये है आपके लिए आईपीओ मार्केट का पूरा एक्शन जो इस समय बना हुआ है। सेठी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, और सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स भी आने की तैयारी में है। और बाजार पर भी रखिए नज़र, स्टॉक्स पर आपको रोटेशन अच्छा वाला दिख रहा है। बाटा, इस पर एक अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार नज़र डालिए। अभी थोड़ी देर पहले एक मूव इस पर शुरू हुई है, एक अच्छा स्पाइक बाटा के कार्ट में आते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी से एक चार्ट चेक लेना चाहेंगे। हिमांशु जी एक बार देख लें बाटा का चार्ट सर, 1680 का लेवल। दीप, बहुत ज्यादा कुछ खास इसमें एक्शन बनता नहीं है। पिछले 3 से 4 बार से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन इवेंचुअली 1700 रुपए 1680 पर रैली फिजल आउट हो जाती है। समहाउ बहुत कॉन्फिडेंस है जो रैली है ये बिल्ड होती हुई नजर नहीं आई, जो लोअर लेवल से जो भी बनती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 1690 1695 में स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। आप फ्यूचर्स में 1700 का लेवल पकड़ सकते हैं। 1700 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है और टिकता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम प्ले किया जा सकता है, और उस कंडीशन में 1740 1760 तक की अपमूव इसमें शॉर्ट टर्म में अनफोल्ड होती हुई नजर आ सकती है। ओके, ये है आपके लिए बाटा पर। आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बनाए सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स है अनिल जी जिनमें खरीदारी करनी है। जो आज का अनिल जी पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज, जो भी 514 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसमें खरीदारी करने की सलाह। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स है 550 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए का। ये कंपनी आजकल, इसका प्रोमोटर है जनरल अटलांटिक सिंगापुर, और ये अभी फोकस में भी थी। फ्राइडे को इसमें ब्लॉक डील हुई है, उसके कारण स्टॉक में एक गिरावट भी ऊपरी स्तर से देखने को मिली, बट मुझे लगता है सही मौका है इस स्टॉक को खरीदारी करने का। ये जो प्रोमोटर्स ने कुछ हिस्सेदारी अपनी घटाई है, तो वो जो सामने गया है बहुत स्ट्रॉन्ग हाथों में गया है ये स्टॉक, जैसे आईसीआईसीआई प्रू है, सोसाइटी जनरल वगैरह में। बाकी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फिर कई कॉर्पोरेट्स मतलब लिस्टेड और अनलिस्टेड स्पेस में अराउंड 5000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए अपनी सर्विसेज देती हैं। फिर एएमसीज जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, 200 से ज्यादा एएमसीज इनके कस्टमर्स में है, और बहुत अच्छा बिजनेस। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में जो डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ हुई है, जो 3 करोड़ से आज 14 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए, तो उसका जैसे हम मानते हैं सीडीएसएल वगैरह को बड़ा बेनिफिट हो रहा है, वैसे ही इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको भी उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाले
समय में, और जिस तरह से ग्रोथ देखी जा रही है उसका एक फायदा, जबरदस्त फायदा होना चाहिए। और ये कंपनी जो नेशनल पेंशन सिस्टम है भारत का, उसकी वन ऑफ द 3 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है। इंटरनेशनली देखेंगे तो मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग और सिंगापुर, वहां के भी कई बड़े एएमसीज को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स भी बहुत ही मजबूत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 39%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26%, एक लो डेट कंपनी है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 62 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 47 करोड़ का पैट था। और एफआईएसडीआई भी अराउंड 31.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू, एक्सिस वगैरह है। और हाल ही में जो सरकार की गाइडलाइंस आई, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को भी एक डेडलाइन के अंतर्गत डीमैट की बात करी है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह है केफिन टेक में फॉर अ टारगेट ऑफ 550, स्टॉप लॉस ऑफ 500। ओके, कैफिन टेक, जहां पर आपने देखा एक बड़ा ब्लॉक बदलता हुआ दिखा। आज ब्लॉक डील में आपने देखा बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी आए हैं सामने, जहां पर बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर की तरफ से थोड़ी बिकवाली हुई, लेकिन अच्छे इन्वेस्टर्स घुसते हुए दिखे। इस स्टॉक में दिख सकता है भरपूर एक्शन। 550 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। राय सेठी साहब की आपके लिए। आइए सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है, ये आपका भी और जी बिजनेस में कई बार रिकमेंडेड और मैंने भी कई बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग, जो अभी 686 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 725 के, स्टॉप लॉस रखना है 675 का। एक जबरदस्त क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशंस ये काम करती है और इसके अलावा कई सारे रोटर्स है, मोटर्स है, ये सब बनाती है, मशीन कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि रेलवेज को कैटर करती है, पावर सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी, होम अप्लायंसेस और डेटा सेंटर, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। 3 प्लांट्स है इनके, 2 हैदराबाद में, एक औरंगाबाद में, और एक औरंगाबाद के प्लांट में इनका एक्सपांशन भी अभी चालू है। बाकी मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, जितने बड़े ये इंजीनियरिंग कंपनीज है जैसे सीमेंस है, कमिंस है, एबीबी, जीई, बीएचईएल, एलएनटी, ये सब इनके कस्टमर्स है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और ये कंपनी वंदे भारत ट्रेन्स के लिए भी इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन का काम करती है, फिर मशीन कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, विंड टर्बाइन सेक्टर को भी कैटर करती है और ये सीमेंस गमेसा इनका मेजर कस्टमर है वहां पे। और ये कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है वेबटेक, जो कि वहां पे जो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन का काम हो रहा है उसमें एक लीडिंग कंपनी है, वो भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में है, तो वहां से भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है इनके पास। फिर अभी हाल ही में इन्होंने ईवी कंपोनेंट्स और मोटर्स के सेगमेंट में भी फोरे किया है, जो कि एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही में 22 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 10 करोड़ का पैट था, और अच्छे रिटर्न रेशियोज है और कंपनी का फोकस है डेट रिडक्शन पे। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 725, स्टॉप लॉस ऑफ 675। ओके, तो पिट्टी इंजीनियरिंग है दूसरा स्टॉक, जहां 725 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। और अभी दीप बता रहे हैं कि 2 जून 2021, 2 जून 2021 जो हमारा अवतरण दिवस है, हैप्पी बर्थडे वाला, उस दिन हमने एसआईपी स्टॉक के तौर पर दिया था 102 रुपए में पिट्टी इंजीनियरिंग, और आज 7 गुना हो चुका है 2.5 साल में। 2.5 साल में 102 था, तब 175 और 200 के टारगेट दिए, तो मुझे याद है तब मैंने आपसे बोला था डबल हो जाएगा, और आपने कहा ये डबल नहीं और भी बहुत ऊपर जाएगा, बट ऑफ कोर्स 7 गुना ऊपर है वहां से आज 2.5 साल में। उसके बाद लगातार जब बात निकली हम यही कहते हैं कि इसको बेचिए मत, रखिए 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 रखिए। चलिए, जिसने रखा है एंजॉइंग द लाइफ, ओके, कीप एंजॉइंग। 2:30 बजे की बात आ रही है, एक एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर भी। कोई प्रॉब्लम नहीं अनिल जी। अमेरिकी फ्यूचर्स देखिए 50 पॉइंट ऊपर डाउ दिख रहा है, 30 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है, और 7 दिन से ऑलरेडी अमेरिकी बाजार पॉजिटिव है। हम देखते हैं आखिरी 2 हफ्ते तो आज शाम वॉल्यूम्स वहाँ पर कैसे रहेंगे, बट अभी तो पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, बट ठीक ठाक है, कुछ खराब मूव नहीं है। कच्चा तेल आपको $77 पर दिख रहा है, सुबह से कोई परेशानी नहीं है। एशिया आज जरूर कमजोर था, अक्रॉस एशिया आधे से 1% की आपको वीकनेस दिखी है, सिर्फ कोरिया एक फ्लैट बाजार बंद था, तो उस हिसाब से देखें तो एशिया से तो हम बेटर ही हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले भी ठीक ठाक है इस समय। सर बताएं क्या करना चाहिए? व्यू तो दीप तेजी का ही है, सपोर्ट लेवल पे खरीदिए। बेहतर यही है कि आपके लिए जो डेटा दिखा रहे हैं, एक अच्छी बात है, आज सुबह आपको याद होगा कि एक ही नेगेटिव फैक्टर है, वो है पुट कॉल रेशियो निफ्टी पर हायर साइड पर 1.47 था, तो हमारा यही कहना था कि 21,525 के ऊपर जब तक न निकले फ्रेश खरीदारी ब्रेकआउट वाली नहीं करनी, करेक्ट, और वो निकला भी नहीं। लेकिन पुट कॉल रेशियो अब बहुत ठंडा हो गया, आराम से कंफर्टेबल हो गया, 1.47 से घट के 1.11 कंफर्टेबल।
ठीक है, जो आलतू फालतू के नाम शनाब तेजी की पोजीशन जो बनी थी वो एक बार हल्का होना था, हो गया वो, हो गया। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी 0.92, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अब जब सब बढ़िया 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 तो फिर करना क्या है, खरीदना है। और कहाँ खरीदना वो मैं आपको बता दूं। निफ्टी आपको लेना है दीप आज के लो से 21,400 के रेंज में। आज का लो है 21,365, तो 21,375 21,400 आता है, वहाँ पर निफ्टी खरीदना है पहली इंस्टॉलमेंट। और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप खरीदेंगे 21,250 21,300 की रेंज में। सो 2 इंस्टॉलमेंट में खरीदना, अगर आज मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कल सुबह लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 21,300 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 95 लाख शेयरों का, और 21,400 के पुट पर 80 लाख शेयर है। सो 21,400 आपके लिए तुरंत बेस का काम करेगा। 21,500 पार करने में होगी मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर करीबन 1 करोड़ 15 लाख शेयर कॉल राइटर्स भी खड़े हुए, तो अपसाइड भी आपको पता है। सो ब्रॉडली 21,400 21,500 रेंज में इसको ट्रेड करना है अभी के लिए, आज से ये। और इसलिए आज के लो पर 21,375 21,400 के रेंज में खरीदारी करने की राय, और पहले ऊपर आ जाए 21,475 21,500 के आसपास तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर फिर से नीचे का इंतजार करें। बैंक निफ्टी 47,900 47,800 48,200 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट, और 47,900 और 48,000 ये 100 पॉइंट की रेंज है रुकावट। रुकावट की रेंज भी 100 पॉइंट की है, सपोर्ट की भी 200, और दोनों बीचे में गुत्था हो रही है। सो सिंपल सी चीज़ है कि 48,000 के ऊपर निकल के टिकेगा तो तेजी दिखाएगा, 47,800 के नीचे जाएगा तो मंदी दिखाएगा। जब तक इस रेंज में कुछ मत करें, आराम से टाइम पास होने दें। लग ऐसा नहीं रहा कि दोनों में से किधर भी एक तरफ बैंक निफ्टी को निकलने की इच्छा है। सोचो बड़ा नज़दीक है, 70 पॉइंट ही दूर है, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि 48,000 के ऊपर टिकने का मन कम है। अब सपोर्ट खाली एक है कि आपको ग्लोबल मार्केट से थोड़ा और आ जाए, डाउ फ्यूचर 50 से 125 ऊपर हो जाए, तब तो खींच के एक बार शॉर्ट कवरिंग हो जाए, और यही डाउ फ्यूचर लटक के लाल निशान में आ जाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अभी इस वक्त हम जो बचे हुए 1 घंटे में जो संकेत लेंगे वो डाउ से लेंगे। और आप सोचेंगे इतने दिनों बाद में डाउ की बात क्यों कर रहा जी? डाउ ने भी 7 दिनों से लगातार तेजी बनाई, 7 हफ्तों से लगातार तेजी बनाई, तो वहाँ पर भी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का रुझान आ सकता है। आए और फ्यूचर से पहले ही पता चल जाए तो आप पहले अलर्ट हो जाए, और फ्यूचर भी दरकिनार करके भागने लगे तो बढ़िया है, हम तेजी कर लेंगे। तो थोड़ी देर इस पर इंतजार कीजिए। बाकी डेटा आपको स्टेबल बता रहे हैं, न बड़ी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, न कोई खास कमजोरी भी। ब्रॉडर मार्केट आपका परफेक्ट है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है, करते रहिए। देखिए एक स्टॉक अभी एक स्टॉक रडार पे है, जेके टायर 10% ऊपर है। मतलब जिन स्टॉक में जहाँ खरीदारी है वहाँ तगड़ी खरीदारी है, मतलब जम के खरीदारी होती दिख रही है, और भयंकर एक्शन है। और ये सारे स्टॉक्स डिलीवरी बेस 10-10 लाख शेयरों के वॉल्यूम, माय गॉड, 10 लाख नहीं भाई, 1 करोड़ शेयरों का। IRCTC देख लो 12% हो गया, 12% हो गया अभी IRCTC। सोचिए गजब का एक्शन है। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल नई दिल्ली से। आइए जानते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर अनुवेश के पास। अनुवेश बताएं। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत डायनामिक लिमिटेड जो है हिंदुस्तानी PSU डिफेंस PSU कंपनी है, उसने अरमानिया को जो है वो है 15 लगभग आकाश एयर मिसाइल सिस्टम दिया है। आकाश एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो आसमान में अगर कोई एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट या फिर ड्रोन्स तरीके की सिस्टम होती है उसको मार गिराने में सक्षम है। ये हिंदुस्तान में DRDO द्वारा डेवलप की गई है और भारत डायनामिक्स द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसकी जो रेंज है आज के डेट में कुल तकरीबन 40 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि ये सब सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है। अगर डील की कुल कीमत बताई जाए तो 5 से 6 हज़ार करोड़ की कुल ये डील है। इसमें इस डील में सिर्फ मिसाइल सिस्टम्स ही नहीं, इसके साथ साथ जो रेडार सिस्टम है जो डिटेक्ट करते हैं वो भी अरमानिया को दिए जाएंगे। अगर ये सिस्टम काम कैसे करता है वो बताया जाए तो इनमें 2 टुकड़ी होती हैं, जिसमें पहला टुकड़ी वो होता है जिसमें रेडार सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम लगा रहता है, जो पहले अंदरूनी आने वाली इंट्रूडर को डिटेक्ट करता है, और वो जो मिसाइल सिस्टम जो होता है उसको मैसेज पास करता है कि इस डायरेक्शन से, इस लोकेशन से, इस ऑल्टीट्यूड पे ये एयरक्राफ्ट या दूसरी कोई भी वाहन आ रही है, तो जो मिसाइल सिस्टम है वो उसको वहाँ पे अटैक करती है। तो इस सिस्टम को अर्मेनिया के पास अभी तक नहीं था। ये पहला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो अर्मेनिया के पास आ रहा है। अगर हमारे सूत्रों की मानी जाए तो ये डील ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हाई प्रायोरिटी डील है। तो इसके बारे में
अभी एक्सक्लूसिवली या फिर इंटेंशनली कुछ बताना बहुत मुश्किल है, बट हमारे सूत्रों के हिसाब से इस डील को 5 से 6 हज़ार करोड़ की टोटल लागत से ये बनाया गया है। 15 जो आकाश एयर मिसाइल सिस्टम है वो अर्मेनिया को दिया गया है, और इसी के साथ साथ उससे आकाश एयर मिसाइल सिस्टम से एक और जुड़ी हुई खबर है। ओमान जो है, ओमान भी इस सिस्टम में काफ़ी इंटरेस्टेड है, और जल्द ही ऐसा हो सकता है कि ओमान भी भारत डायनामिक लिमिटेड से आकाश एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे। ओके, तो आकाश मिसाइल सिस्टम इसके एक्सपोर्ट के लिए बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अनिल जी, बड़ा डेवलपमेंट है इनके लिए, और जो आपने कहा भी था डिफेंस 2.0 आत्मनिर्भर तो हो गया, अब एक्सपोर्ट्स पे भी उतना ही बड़ा फोकस आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने लोग हिंदुस्तान में डिफेंस कंपनियों के शेयर बहुत बढ़ गए, अनाप शनाप वैल्यूशन है, ये हो गया वो हो गया, ये सब रीथिंक कर रहे हैं। और इन लोगों ने खाली अभी तक जो तेज़ी देखी वो हिंदुस्तान की दम पे देखी कि ये कंपनियां हिंदुस्तान में बनाएगी, हिंदुस्तान में बेचेगी। इन्होंने तो एक सपने में भी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में बना के बाहर बेचेगी तो क्या होगा। और ये अब देखो एक एक करके आते दिख रहे हैं, चाहे HAL हो, BDL हो, बाकी कंपनियाँ हो। जब ये एक्सपोर्ट्स करना शुरू करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, सोचिए क्या बड़ा मार्केट खुलेगा इनके लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है उससे डिफेंस के लिए दुनिया में इतना बड़ा मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, आप सोच नहीं सकते। सबको हथियार चाहिए दुनिया में, सबको। ऐसे ऐसे देश जिनके पास मतलब चाकू छुरी ढंग से नहीं होते थे, अब सबको उनको गोला बारूद चाहिए। और ऐसे ऐसे देश जहाँ पे कभी मतलब सिविल वॉर, सिविल अनरेस्ट, एक दूसरे देशों के बीच में बॉर्डर बनाने की ज़रूरत या कोई आर्मी की ज़रूरत कभी किसी से महसूस नहीं की, अब वो सारे देश ये सोच रहे हैं गंभीरता से कि हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और इंडियन कंपनी इसका फ़ायदा उठाएगी, तो मुझे लगता है कि आप देखो, ओ माय गॉड, क्या स्टॉक भाग रहा है भारत डायनामिक्स, गजब 12-13% ऊपर। तो भारत डायनामिक्स ये है वो स्टॉक जहाँ पर बड़ी खबर आती दिख रही है। अर्मेनिया यहाँ से सोची ले रहा है। और सोचिए फिर अगर ये एक्सपोर्ट शुरू होते हैं तो फिर और आपके लिए मार्केट्स खुलेंगे, और भी देश आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल, तो बड़ा फायदा होगा। जरा एक बार सेडानी साहब से भी इन पर राय ली जाए। सेडानी साहब। बिल्कुल सही है अनिल जी कि आज डिफेंस का जो सेक्टर है वो बहुत छोटा सेक्टर गिना जाता है, बट आने वाले 5 सालों में ये अच्छा खासा कंस्टिट्यूएंट हो सकता है इंडेक्स का। तो डिफेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट्स में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो तेजस की जो फाइटर जेट है उसकी जो राइड ली थी, उसके बाद क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा था स्टॉक में, वैसे ही ये एक्सपोर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो हमें लगता है कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, ये सब जो टॉप रेट कंपनियां हैं ये बेहतरीन प्लेस्ड है। तो अगर आपने ले रखा है तो एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए बने रहना चाहिए। बिल्कुल, ले रखा है तो एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए बने रहिए, ये आपके लिए बात आ रही है। और भारत डायनामिक्स तो खैर जबरदस्त उछाल आ रहा है, 15% ऊपर इस समय चार्ट्स पर भारत डायनामिक्स आपको दिख रहा है। एक बार सचिन जी से जरा इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। सचिन जी जरा देखें, और हमारी खबर के बाद और एक बड़ा स्पाइक आ रहा है भारत डायनामिक्स सर। दीपांशु, इनफैक्ट सारे टारगेट जिसने ओवर अचीव कर दिए, इनफैक्ट पैटर्न के लिहाज से कोई ऐसा टारगेट बचा नहीं है। एंड मोमेंटम जिस तरीके से चल रहा है, आई थिंक सेंस यही होगा कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से अपनी लॉन्ग पोजीशंस बरकरार रखें। कहीं पर भी अभी भी थकावट के संकेत आए नहीं है। इनफैक्ट 1540 के आसपास थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आज के लिए शायद खत्म हो सकता है मोमेंटम, बट वहां से भी जो पिकअप हुआ है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा और बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर 1545 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ी खबर इनके लिए आ रही है, और बाकी पूरा डिफेंस स्पेस भी आपके लिए अच्छी समय दिखा रहा है। एक और स्टॉक जहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, सीमेंस। इन्होंने अपने एनर्जी कारोबार के डीमर्जर के लिए मंजूरी दे दी। आपको याद होगा सीमेंस जर्मनी और भारत के बीच एक करार हो रहा है एनर्जी कारोबार को लेकर, उससे रिलेटेड ये डेवलपमेंट है। बाजार को ऑलरेडी मालूम था, बट आज रिएक्ट अच्छा कर रहा है स्टॉक इस समय। 6% ऊपर सीमेंस आपको फिलहाल ट्रेड करते दिखेगा। बंसी जी एक बार सीमेंस का चार्ट देख लें सर, और बताएं क्या करना चाहिए 6% की मूव के बाद। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है, अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें, इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। करेक्शन पे कभी नीचे मिलता है 4039-90 के अराउंड, तो उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की राय होगी। जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट। सीमेंस जहां पर रखनी है नजर। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर।
देखिए दीपांशु, ये एंसिलरी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1850 का और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 2150 का, विद अ डिस्क्लेमर कि ये हम मई 2021 से लगातार बार बार अलग अलग लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को। विद दिस, ये कंपनी है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में। आप गाड़ियां चलाते हैं जो आप अपने अलॉय व्हील्स देखते हैं, अलॉय व्हील्स का मेजर प्लेयर है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। सस्पेंशन ब्रेकिंग का भी सिस्टम बनाती है। 40% मार्केट शेयर है फ्रंट फोक्स में, 37% मार्केट शेयर है शॉक अब्जॉर्बर्स में। हम उम्मीद कर रहे हैं 17% आई और 27% कामकाजी मुनाफा आने वाले 2 सालों के लिए ग्रोथ हो सकती है। 350 करोड़ का केपेक्स है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकता है FY25 में। न्यू ऑर्डर की रैंप अप है, तो हम मानते हैं कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी काफी बेहतरीन स्टॉक है। 1850 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 2150 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो 1850 और 2150 के 2 टारगेट्स के लिए खरीदारी करें एंड्योरेंस टेक। ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की राय। आइए एक बिगुल आशु जी के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, स्टॉक है जोमेटो में कई बार डिस्क्लेमर भी दे चुका हूँ। जब वर्ल्ड कप से पहले शुरू किया था इसको दिलवाना कि मैंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया है। 124, 25, 22 थे दीपांशु, एक हैंड में चला गया है, तो वो अब पार हो चुकी है। तो दीपांशु अभी अगला मूव जिसका एक निकल आखिरी पड़ाव जो है 140-45 वाला है, वहां पहुंचेगा, क्योंकि वो एक लेवल था आई थिंक जहां से आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी और वहां पे उसी के आसपास से नीचे की जर्नी शुरू हुई थी और अब ये जर्नी वापस पूरी चल रही है और वहां तक का एक आखिरी पड़ाव है। मुझे लगता है इस जो वर्ल्ड कप के नंबर्स भी आएंगे, जो इस क्वार्टर के नंबर्स आएंगे नेक्स्ट मंथ, वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मुझे लगता है जोमेटो जो 125 पार करने के बाद एक फ्रेश मूव के लिए खड़ा हो गया है और ये अब 140-45 और उसको पार करने के बाद तो फिर ये मतलब फिर वो खुले नीले आकाश में पहुंच जाएगा। तो आई थिंक जोमेटो का अपडेट भी है और ये मैं बार बार हर भाव पे बोलता रहूं कि इसको भी एक्यूमुलेट करना है और बिल्कुल करते रहना चाहिए। और ये काफी दिनों से जब मिड कैप चल रहे थे और जब लार्ज कैप चले, बीच में एक रेंज में फंसा हुआ था, वो ब्लॉक डील्स हो रही थी। उसके निकलने के बाद जो आज की मूव आई है, आई थिंक दिस इज इन फॉर अ नेक्स्ट लेवल। और दीपांशु, ये डिफेंस की डील की बात कर रही थी, अगर आप ग्लोबली बात करो, एम्यूनिशन की इतनी शॉर्टेज और इतनी डिमांड हो गई है, बंदूकें सब जगह, गोलियां खत्म होती जा रही हैं। और मतलब अगर आप अब इस चीज का चैनल चेक तो जैसे राकेश जी और संदीप जी कर लेते हैं, इस चीज का चैनल चेक भी नहीं होता है कि अगर आप ये देखें कि एक टेररिस्ट को मारने के लिए गोली एक चाहिए होती है, लेकिन चलानी कितनी पड़ती है और कितना बड़ा एनकाउंटर में क्या क्या होता है। तो आई थिंक ये चैनल चेक कभी ना कभी तो उस काम आएगा और करना चाहिए। बट ये वर्ल्ड ओवर जो हो रहा है ना, इतनी डिमांड है कि ये जो मतलब एम्यूनिशन और ये मिसाइल वाला थीम है, ये बहुत बड़ा थीम बन सकता है, बहुत ही बड़ा टास्क दिया है आशु जी ने चैनल चेक करने का कि एक टेररिस्ट को मारने के लिए गोली तो एक ही लगे काम हो जाता है, लेकिन चलानी कितनी पड़ती है। इस चैनल चेक का जिम्मा आशु जी, कौन है आपका इस चैनल पर सबसे प्रिय जिसे इस चैनल चेक के लिए भेजा जाए? अनिल जी देखिए, सबसे प्रिय तो कुणाल जी हैं, लेकिन उनको भेज नहीं पाता। तो फिर भेजना पड़ेगा सर, करेगा कौन? बाकी तो इसके अलावा चैनल चेक में 2-3 लोग ही माहिर है, ज्यादा तो या तो बंसल जी या जैन साहब, और तो कोई चैनल चेक करता नहीं है। अनिल जी अगर वो वॉलंटियर नहीं करेंगे तो मैं जल्द। ओहो, एकदम सही मौके पर आशु जी की आवाज गई है। नाम लेने वाला सस्पेंस बना रहेगा। ये तो वैसे एकता कपूर के सीरियल की तरह हो गया, जहाँ मतलब पता चलना चाहिए यही क्या सस्पेंस था वहीं रह गया। एक मिनट, जब तक आशु जी फिर से कनेक्ट हो तब तक कुणाल जी क्या कहना चाहते हैं सुन लेना। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो आशु जी की मदद करना चाहता हूं। अनिल जी, अगर ये चैनल चेक करना है तो उसको दीजिए ये काम जिसको गोलियां चलाने का नहीं तो कम से कम गोलियां देने का तजुर्बा हो। तो जो गोलियां देने में माहिर है उसको अनिल जी ये काम सौंपा जाना चाहिए। मतलब तो गोली देने में कर लें कि कौन हो सकता है। गोली देने में जो माहिर हो, गोली वही ना, मतलब बहाने बनाने वाला। वही अनिल जी। आपकी नजर में कोई है क्या अनिल जी? अरे एक ढूंढो 1000 मिलते, क्या बात कर रहे हो? आओ कभी मुंबई। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं कह रहा था कि कोई वॉलंटियर नहीं करता तो मैं ये चैनल चेक करने को तैयार हूँ और जल्दी आपको इसकी रिपोर्ट करूंगा। ओह माय गॉड, नहीं हम आपको इतनी रिस्क में नहीं डालेंगे। आशीष जी आपने बोला, हमने मान लिया देश दुनिया में गोलियों की कमी है, बात खत्म।
आप गोली देने वालों को ढूंढो गोली चलाने वालों को मत ढूंढो। तो चलिए, ये है आपके लिए राय। आइए इस बीच एक इंटरेस्टिंग आईपीओ जिसका लंबे समय से आपको हमको सबको इंतजार है, वो है एनएससी का आईपीओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के लिए निवेशकों को अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कह रहे हैं ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी। और क्यों कह रहे हैं इसकी वजह भी आपको जानना ज़रूरी है। ब्रजेश बताइए क्या हो रहा है। मतलब ये तो मोस्ट अवेटेड आईपीओ हो गया। 2023 का भी था, 2022 का भी था, और क्या 2024 का भी मोस्ट अवेटेड ही रहेगा? देखिए, जो स्थिति है वो ये है कि कंडीशंस कई रखी हैं रेगुलेटर्स ने। हाँ। ये आईपीओ लाने के लिए आपको 3 अहम चीज़ों पूरी करनी होंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से 24 फरवरी 2021 को जो तकनीकी खामी आई थी, उसके बाद से रेगुलेटर नहीं चाहता कि वैसी घटना वापस हो, चूँकि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, काफ़ी वॉल्यूम है और बाज़ार पूरा प्रभावित होता है। तो टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से ग्लिच फ्री बनने के लिए जो भी तैयारी करनी चाहिए, वो पूरी तरह से संतुष्ट होना करना पड़ेगा कि अब वहाँ तकनीकी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शर्त ये है। दूसरी शर्त जो थी कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था, वहाँ पर अगर देखें तो जिन लोगों की वजह से परेशानी थी, बहुत सारे लोग तो चले गए, या जो खामियां थी वहाँ पर जैसा लग रहा था रेगुलेटर को, वो ज़्यादातर चीज़ें दूर कर ली गई हैं। और एक इशू ये है कि जो एनएससी में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, वो 3 डायरेक्टर्स की जगह खाली हुई है। तो वो एक अपॉइंटमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरा करना होगा। तो वो एक चीज़ है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो लीगल केसेस बहुत सारे सेबी ने कर रखे हैं एनएससी के अगेंस्ट में, क्योंकि 3 जो बड़े मामले थे, एक कोलोकेशन का मामला था, एक डार्क फाइबर का मामला था, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था। इसके अलावा छोटे छोटे कई और मामले भी हैं। तो जब तक इन मामलों की स्थिति साफ़ नहीं हो जाती, निपटारा नहीं हो जाता, तब तक आईपीओ लाने से बचना चाहिए एनएससी को। इस तरह का मैसेज जो है रेगुलेटर से गया था। अब बात यह है कि स्थितियां क्या हैं, इन 3 शर्तों पर स्थितियां क्या हैं। तो जहां तक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जैसा मैंने पहले कहा कि काफ़ी हद तक वो समस्या, उस पर काफ़ी काम हो चुका है, तो वो एक बड़ी समस्या नहीं होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो बात थी, वहाँ पर यह है कि सेबी को भी 3 जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स एनएससी ने नाम भेजे हैं, उन पर फैसला लेना है। ये रिटायर हुए हैं 27 नवंबर 2023 को, और नियम के हिसाब से 2 महीने पहले भेजा जाना चाहिए था इनके रिटायरमेंट के पहले। तो वो सारे नाम दिए जा चुके हैं एनएससी की ओर से। तो उसमें जो भी समय लगेगा वो सेबी को देखना है कि कितना समय लगेगा उसमें। अब बात आती है तीसरी, कानूनी जो मामले हैं, अगर देखें तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक मामले पर जो है सैट में सुनवाई चल रही है, फैसला आना बाकी है, और जो नई तारीख लगी है वो नए साल की लगी है। तो वो एक मामला निपटाना है। और लेकिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे मामलों के जो कंसेंट की अर्जी है, यानी फ़ाइन दे करके, पेनल्टी भर करके जो मामलों का निपटारा होना है, वो एनएससी की तरफ से सारे मामलों का फ़ाइन भरने की जो प्रोसेस है, कंसेंट वाली, मतलब कंसेंट की जो एप्लीकेशन है वो एनएससी की तरफ से दी जा चुकी है। तो ये एक चीज़ बताइए, ये सब इतने सारे जो मैटर्स आप बता रहे हैं जो पेंडिंग है, ये तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, चलते ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल। अब मतलब कभी जीरो तो होने वाला नहीं है, तो क्या आईपीओ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, हाँ, रेगुलेटर को लगता है कि नहीं दी जा सकती हैं, तो जैसा कि बहुत सारे और दूसरे आईपीओज में हमने देखा है कि बड़े बड़े कानूनी मामले पेंडिंग थे, उसके बाद भी डिस्क्लोज़र दे करके आईपीओ लाने का रास्ता खोला गया। तो यहाँ भी ये रास्ता खुल सकता है, लेकिन ये है कि बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन पर कितनी जल्दी काम हो जाता है। ओके। एक और भी चीज़ जो है, मतलब जो हमें पता चला है, ये कि एनएससी का जो मैनेजमेंट है वो इस बात के लिए भी तैयार है कि ठीक है, आप 5% या 10% नहीं, उससे भी कम पर अगर आप लाने की परमिशन दें, लेकिन दें, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अटके हुए हैं, उनको एग्जिट चाहिए था 2016 में ही, और वो सारे लोग जो है वो निकलना चाहते हैं। हालांकि अगर देखें तो वैसे डिविडेंड वगैरह तो सबको अच्छा ही मिल रहा है। इन्वेस्टर क्या यहाँ के भी अटके पड़े हैं? आपको सबूत चाहिए? नहीं, वो लिस्ट है मेरे पास। ना, इधर पैनल में भी मिल जाएंगे बहुत सारे अटके पड़े हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के पास है। सबने एनएससी लेके रखे हुए कि आईपीओ आएगा, और आप ये कह रहे हैं कि आईपीओ आने में टाइम लगेगा। अभी की स्थिति में ये लोग हो सकता है आपको पसंद ना करें
कि सारे स्क्रीन पे बैठे हैं तो आईपीओ आने में देरी होती हुई दिख रही है, मतलब पूरी समाज इसका जो जिस हिसाब से आप बता रहे हिसाब से तो साल भर लग जाएगा। देखिए टेक्नोलॉजी पार्ट वाला जैसे मैंने कहा कि उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है, काम हो चुका है। हाँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो पार्ट थी, बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे वहाँ के वो ठीक दुरुस्त हो चुके हैं। ओके। जो लोग थे जिनसे आपत्तियां थी कि जो लोग नहीं रहने चाहिए, ज़्यादातर लोग या तो रिटायर हो चुके हैं या बाहर जा चुके हैं। अच्छा, ओके। अब पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, वो सेबी को कॉल लेना है, तो वो बात सेबी के पास है कि वो कितनी जल्दी वहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। तीसरा जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो लीगल वाला है, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइमलाइन दे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर रेगुलेटर को लगता है कि नहीं बाकी सारी चीज़ों से वो संतुष्ट हैं तो डिस्क्लोजर दे करके लाने का रास्ता खुला जाए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन एनएससी के आईपीओ को लेकर थोड़ा सा टलता और ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था इसे कैसे समझा जाए। ऐसे समझा जाए कि चलिए एक क्लियर पाथ समझ में आ रहा है कि किन बेसिस पर ये हो जाएगा, या फिर ऐसे समझा जाए कि ये और डिले होने वाला है? नहीं, ये दोनों ही समझना ठीक है, क्योंकि ब्रजेश बता रहे ये काम कर लीजिए आपका आईपीओ एग्जैक्टली बराबर है, लेकिन ये काम कब तक होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। काम क्या चाहिए वो क्लैरिटी है, काम कब तक होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है, तो कब आएगी अभी बोलना मुश्किल। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, गॉट इट। बढ़िया। आशु जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं यहाँ पर? ब्रजेश, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनके पास एनएससी के स्टॉक हैं लिए जी आशु जी। अनिल जी, इतने सालों के बाद ये पहली इन्वेस्टमेंट थी, और अनिल जी फ्रस्ट्रेशन उस चीज की नहीं है, उस टाइम पे बीएससी इससे 1/4 रेट में था और एनएससी का भाव वहीं का वहीं है और बीएससी 4 गुना हो गया। तो अनिल जी मेरी ब्रिजेश से रिक्वेस्ट है, अच्छी न्यूज दिलवा दे, मैं पर्सनली ब्रिजेश को बॉम्बे आके पार्टी दूंगा। और अनिल जी जो ब्रिजेश ने बताया कि लास्ट जो पॉइंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो छोटे छोटे केसेस अटके हुए हैं। अनिल जी 10-20-50 हजार की है तो मैं ही देके निपटवा देता हूँ, अगर ब्रिजेश की जान पहचान है तो किस तरह से क्लियरेंस दिलवा दे अनिल जी। आप तो है ना ये सब चीज़ छोड़ो, कहाँ इन्वेस्टमेंट, मतलब बीएससी की जगह आपने एनएससी लिया, एनएससी रुक गया, बीएससी 4 गुना हो गया। आप ये सब छोड़ो, आप अपना जो खौफ और आतंक है उसका इस्तेमाल करो। कैसे? जैसे बंसल जी के पास, कुणाल जी के पास एनएससी के शेयर होंगे, उनको डराओ आप, बोले मतलब मैं ले लूँगा, देख लेना, फिर देख लेना क्या होता है ऐसा करें तो फिर है ना आप तो वो वाला काम करो। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जिसके पास भी एनएससी के शेयर हैं, आशु जी हों और मेरे दूसरे मित्रगण जो, अनिल जी घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अनिल जी देखो क्या मल्टीपल दे रहा है, 90 का पीई दे रहा है। तो एनएससी को अनिल जी 100+ का पीई मिलेगा, 98% वॉल्यूम अनिल जी, समय लग रहा है, तो 100 का पीई मिलेगा तो अनिल जी 20,000 का भाव। और सिंपल अनिल जी गणित है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी टॉपर वाले, मतलब कि स्कूल से। तो अनिल जी 25% का CAG आ रहा है, तो आप गणित लगा लो, 20,000 का भाव जब होगा तो MRF से आगे निकलने में कितना समय लगेगा। अनिल जी नो ब्रेनर है, जिसको मिल रहा है ये डिले के चक्कर में नीचे में मिल रहा है, अनलिस्टेड में लेके बैठ जाए, होल्ड टाइट सिट टाइट। वाह क्या बात है। चलो, आज आपने भाव तो नहीं बढ़ाया आपके बोलने से एनएससी का, लेकिन आशु जी का 2 लीटर खून जरूर बढ़ा होगा कम से कम इतनी रिलीफ रैली तो आई है। चलिए, तो ये है आपके लिए अपडेट, और समय समय पर जो भी और अपडेट होंगे डेफिनेटली आपके लिए ब्रजेश लेकर आएंगे। इस आईपीओ पर ब्रजेश की बड़ी गहरी नज़र भी है और पकड़ भी है, ये आप ध्यान में रखिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, आपकी बारी एक सेल कॉल रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक जो अभी मेरे रडार पे आया है, उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 445 रुपए, 445 रुपए 10 पैसे। 445 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव था, परसों भी दबाव था, और आज भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का लो जैसे ही कैनरा बैंक के अंदर ब्रेक होगा तो एक छोटा सा 1-2 दिनों के लिए थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो कैनरा बैंक में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में हर्डल और रेजिस्टेंस बनेगा 451, 452 के पास बनेगा, तो 452 का स्टॉप लॉस लगा के कैनरा बैंक में मोमेंटम प्ले के लिए सेल करके काम करे। 1-2 दिनों में जो नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 435 इसका पहला टारगेट होगा, 430 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो कैनरा बैंक में बिकवाली करे 452 के स्टॉप लॉस से 435, 430 के टारगेट्स के लिए। ओके, 435, 430 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में करें आप बिकवाली। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु।
बताएं सर। BTST करके चलने की सलाह रहेगी इंडस टावर्स में, जिसमें मुझे लगता है कि एक इनिशियल ब्रेकआउट के बाद आज दूसरा दिन कंसोलिडेशन का देखने को मिला है और एक अच्छी सपोर्ट के पास स्टॉक पहुंच चुका है। मुझे लगता है इसका कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो 198 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, इस लेवल पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 195 यानी कि 195 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में लगता है कि 202 रुपए का लेवल जैसे ये स्टॉक पार करेगा उसके बाद 208 और 210 रुपए की मूव देखने को मिल सकती है। तो 202 205 तक के टारगेट्स के लिए इंडस टावर के लिए BTST करके चलने की सलाह है। इंडस टावर्स, इस पर रखिए नजर। रिसेंटली आशु जी के भी रेडार पर था, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी राय दी है और आज हिमांशु जी की तरफ से भी कॉल आ रही है। एक बिल्कुल सचिन जी के लिए BTST। बताएं सर। दिपांशु, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है 540 पुट द्वारा। सो जिस तरीके से पिछले 6 दिनों का डेटा है, लगभग अराउंड 545 550 के आसपास इसे लगातार सप्लाई मिल रहा था। एंड प्लस आज के सत्र में जिस तरीके से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की यहाँ पर चाल कंफर्म हो रही है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा ड्रॉप हो सकता है 510 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट करने हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 542 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 522 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 510 का। तो 10 तक के फाइनल टारगेट लिए बेचे। तो 2 सेल कॉल्स आई अभी आपके लिए, कैनरा बैंक सुमित जी का और LIC हाउसिंग सच जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी को क्या पसंद ट्रेड के लिए, जानते हैं सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीपांशु, अगला वीकेंड है, एक्सटेंडेड वीकेंड है, क्योंकि क्रिसमस सोमवार को है, 31st आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, वेडिंग सीजन जैम पैक। स्टॉक है लेमन ट्री, क्योंकि लेमन ट्री होटल्स के बिजनेस में है और चेन ऑफ होटल्स है अक्रॉस इंडिया। सेकेंड हाफ, पहले टारगेट बता दूं, टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है 126 का, 126 का। पोजिशनल रखना है, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 150 से, विद डिस्क्लेमर जुलाई 2022 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंटों को। सेकेंड हाफ लेमन ट्री का काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन, वेकेशंस इत्यादि। और सेकेंड हाफ में 80% का ऑक्यूपेंसी रेट हो सकता है, ऑक्यूपेंसी रह सकता है, और स्ट्रॉन्ग एवरेज रूम रेट्स। एवरेज रूम रेट्स की बात करूं तो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 15% के CAGR ग्रोथ से 3 सालों के लिए ग्रो हो सकती है। FY24 में मैनेजमेंट गाइड कर रही है आई 20% से बढ़ते हुए क्लोज करेगा और कामकाजी मुनाफा जो मार्जिन है वो 50% के ऊपर रह सकता है। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय, वेकेशंस का मौसम, 126 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 150 का। लेमन ट्री में करें खरीदारी, 126 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 150 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए, जाइडस लाइफ, ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। आज कुछ अच्छी खबरें भी आई है, किस वजह से तेजी में है ये शेयर, जान लीजिए, नूपुर से बताएं। बिल्कुल सर, 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से जाइडस लाइफ में आज बड़ा मूव देखने को मिला है। सबसे पहले US FDA की तरफ से इसकी एक दवा को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। लैस्कोमाइड टैबलेट जो है US FDA ने इसे मंजूरी दे दी है। इस दवा का जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल होता है US में देखें तो वहाँ पे जो सालाना इसकी बिक्री 2000 से 2100 करोड़ के आसपास के, तो बड़ा मार्केट शेयर है लैस्कोमाइड का, जिसकी वजह से आज ये बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे कि पिछले 18 दिनों में जाइडस लाइफ को 6 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। तो बैक टू बैक ये छठा प्रोडक्ट है जहां पे US FDA की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पिछली तिमाही में भी कंपनी को 9 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अप्रूवल मिला था। तो नए प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी का मार्केट शेयर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो क्वार्टर है उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे क्वार्टर 2 के, और अब उम्मीद यही है कि क्वार्टर 3 के भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। दूसरी बड़ी खबर कंपनी के लिए ये थी कि कंपनी
जो पार्किंसन जो डिजीज़ होती है उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल में दूसरे फेज़ में जाने वाली थी, उसके लिए भी अब यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है। पार्किंसन के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने को भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। जाइडस 1 दवा का इस्तेमाल इस बीमारी के लिए किया जाएगा। यूएस में पार्किंसन का देखें तो मार्केट आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा। एनुअल ट्रीटमेंट का जो खर्चा आता है वहाँ पे करीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो बड़ा मार्केट है, बड़ी डेवलपमेंट है क्लिनिकल ट्रायल को लेकर और बड़े अप्रूवल्स कंपनी को लगातार मिलते हुए दिखे और पिछले 18 दिनों में 6 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। तो अब मार्केट शेयर डेफिनेटली कंपनी का आगे चल के बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है जाइडस लाइफ में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी एफडीए की तरफ से कुछ दवाओं को मंजूरी मिलने का फ़ायदा एक्शन में आता हुआ दिखा है। वैसे भी फार्मा शेयर तो ज़बरदस्त एक्शन में है ही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है ज़्यादा फार्मा शेयर सिद्धार्थ जी ने रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं किया जितने केमिकल की उतने। सिद्धार्थ जी कुछ दवाओं से परहेज करते हैं आप? नहीं अनिल जी, मैं थोड़ा रिकॉल करवाऊंगा। बुखार उतारने की जो दवाई पैरासिटामोल ग्रैन्यूल्स वो बहुत सालों से रेकमेंड कर रहे हैं। डीवीज लैब जो एपीआई की फेवरेट कंपनी वो भी कई साल से रेकमेंड कर रहे हैं। परहेज दवाई खाने से जरूर है क्योंकि मैं खाना नहीं चाहता, बट हाँ रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू अवेलेबल है। तो सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल कहा गोली खाने से परहेज है, गोली देने से बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी बोले थे गोली देने वाले। अब मुझे बताओ इस पैनल में सिद्धार्थ जी से बड़ा गोली देने वाला कोई है? 5 साल से जर्मनी की गोली की गोली है कोई? 5 साल से हम सिद्धार्थ जी गोली खा रहे हैं, जर्मनी जाएगी। कुणाल जी देख लीजिए। अच्छा कुणाल जी थोड़े सोचते, बंसल जी से आ लीजिए। बंसल जी बराबर है कि नहीं है बता दीजिए आप। अनिल जी बिल्कुल वो स्कूल के दिन याद हो गए जब टीचर कुछ पूछती थी ना, जब वो गोली देने की बात आप कर रहे थे तो सिद्धार्थ जी अनिल जी यूं करके गर्दन उन्होंने नीचे कर ली थी अनिल जी। वो तो मजबूरी थी अनिल जी, टेबल के नीचे छुप नहीं सकते थे अनिल जी। जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल हम जर्मनी जाएंगे, सब साथ में जाएंगे और बिल्कुल जाएंगे। हमें अब आप कितना ही बोलो ना, हमें भी तो अपनी किस्मत पे भरोसा होना चाहिए। हमारी इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी है। तो चलिए, सिद्धार्थ जी को उम्मीद अभी भी है, लेकिन ठीक है। ये है जाइडस लाइफ जो स्टॉक एक्शन में रहा। आपको बताया नुपुर ने पूरी डिटेल्स के साथ ही। इसके साथ ही एक स्टॉक और है, उसका भी जिक्र यहीं कर लिया जाए जी। वो है ल्यूपिन भी आज एक्शन में, क्योंकि इनकी 2 दवाओं को मिली है अमेरिकी एफडीए से मंजूरी। कौन सी वो दवाएं, कितना बड़ा मार्केट है, कितने बड़े फायदे की बात लुपिन के लिए, ये भी लगे हाथों हाथ। नुपुर बताई दीजिए। बिल्कुल सर, लुपिन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि 2 बड़ी दवाओं के लिए कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी और काफ़ी बड़ा मार्केट है। अगर आप देखें तो मार्केट साइज 50,000 करोड़ के आसपास का है। पहली दवा है और ये जो दोनों दवाएं ये पितम्बर यूनिट में ही प्रोड्यूस होगी, वहीं पे मैन्युफैक्चर होगी, तो उसकी पूरी तैयारी कंपनी कर चुकी है। सीटाफिल टैबलेट्स जो है वो डायबिटीज़ के इलाज में से इस्तेमाल किया जाता है। यूएस में ऑलरेडी डायबिटीज़ का मार्केट काफ़ी बड़ा है और 48,000 करोड़ तक की इसकी मार्केट साइज़ है। तो पहली बड़ी दवा है कंपनी के लिए। हालांकि ये जेनेरिक है तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स भी हैं, लेकिन कंपनी ने कहा था कि इस क्वार्टर में इस दवा को अप्रूवल मिल जाएगी, तो वो सामने आती हुई नजर आई है। दूसरी दवा एरोपिल टैबलेट्स जो यूरिक एसिड से जुड़ी जो बीमारी होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी मार्केट साइज देखेंगे तो 700 से 1000 करोड़ तक का इसका मार्केट साइज है। जब लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था आने वाले 6 महीने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी। 6 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी की लाने की योजना थी, जिसमें से 2 को मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है और 4 बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आने वाले 2 साल में मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। तो बड़े डेवलपमेंट्स लुपिन के लिए आते हुए दिखे, जहाँ पे 2 बड़ी दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है और आने वाले 6 महीनों में 6 से ज़्यादा को और मंजूरी मिलती हुई दिख सकती है। तो ये है आपके लिए, लुपिन के लिए भी अच्छी खबर और लुपिन जाइडस आज दोनों में ही आपको बड़ा एक्शन आते दिख रहा है। तो फार्मा शेयर्स आज बढ़िया तेजी में आपको दिख रहे हैं। लुपिन के चार्ट पर भी रखिए एक नज़र। एक व्यू जरा सचिन जी से भी ले लिया जाए। सचिन जी, लुपिन का चार्ट देखें, आज सुबह अच्छा खुला था, उसके बाद थ्रू द डे थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, बट कोई टेक्निकल लेवल सर इसके लिए? दीपांशु, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, बट प्राइस काफी अच्छी तरह अपने
5 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ऑस्किलेट हो रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम मिलना चाहिए काउंटर को 1300 लेवल के ऊपर ही, बट नीचे सपोर्ट आई थिंक 1240 के आसपास काफी अच्छी तरह डिफाइंड है। अगर डिक्लाइंस होते भी है तो मुझे लग रहा है 1240 के आसपास ही ऑब्जर्व होने चाहिए। एंड अगर मार्केट में वापस एक अच्छी लहर आती है, फार्मा स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट होने शुरुआत होती है तो आई थिंक 1300 का लेवल जरूर ध्यान में रखना है एंड उसके बाद मुझे लग रहा है एक शानदार तेजी बन सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, यहाँ पर रखिए नज़र और इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी इसके लिए आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कैसा एक्शन ये काउंटर आपको दिखाएगा। कुछ और स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र जहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। हिंदुस्तान कॉपर अब 5% ऊपर हो गया, सुबह से ये स्टॉक बजिंग था और अब आप देख रहे हैं इसमें और बढ़िया आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग भी 5.25% ऊपर है। तो बैन वाले दोनों काउंटर्स हैं, बट दोनों पर आपको एक अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। इस पर रखें आप फोकस। आज थोड़ी गिरावट है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। एक बार जरा इस पर टेक्निकल राय ले ली जाए। हिमांशु जी बताएं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ री एंट्री के लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर या थोड़ा और वीकनेस आएगी? आज 3% गिरा है 2000 के नीचे। दीप, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक को समय देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस स्पेस की बात करें तो क्लियरली ओबेरॉय रियल्टी और डीएलएफ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और उसके बाद छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड मुझे लगता है शुरू हुआ है यहाँ पर। मेरा मानना है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक बार थोड़ा सा और 1950 1940 तक करेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जिन पर अच्छा सपोर्ट है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, 1940 1945 के आसपास वहां पर खरीदारी की जा सकती है। और दीपांशु, एक बिगुल की गुजारिश है। बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मुझे लगता है बीटीएसडी करके एक ट्रेड लिया जा सकता है। बहुत अच्छा नोट पर ये स्टॉक क्लोजिंग दिखा रहा है आज। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है बीटीएसडी के लिए। 166 166 50 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। अगर 164 165 तक कोई डिप आज या कल मिलता है तो पोजीशन को और ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 161 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है 172 175 रुपए तक का टारगेट 1 से 2 दिनों में शिपिंग कॉर्पोरेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर रखिए नजर, एक्शन आ रही है। सुबह से ही शिपिंग काउंटर्स में थोड़ा एक्शन आपको बना हुआ है और अब एक ब्रेकआउट भी आ रहा है शिपिंग कॉप में। बट एक बड़ी मूव आई है बाजार में और पिछले 7 हफ्तों से हम देख रहे हैं तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। आज सुबह अनिल जी इस पर आपके लिए खास रिसर्च भी लेकर आए थे। आगे की चाल कैसी रहती है जब भी बाजार ऐसा ट्रेंड दिखाते हैं? इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करी है आशीष ने, आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में। आशीष बताइए। दीपांशु, रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी बार का ट्रेंड एनालाइज करके देखा और जब भी लगातार 7 हफ्तों या फिर 8 हफ्तों की तेज़ी आती है तो इसके बाद फॉलोअप करेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि हर बार सही नहीं होता, एक इंस्टेंस ऐसा भी जिसमें चीज़ साबित नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि रिसर्च है तो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि पिछले जो 7 हफ्ते हैं बाजार के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। यहाँ पर 12% का काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की, तो 1 जन से लेकर 12 फेब 2012 यहाँ पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूस 7 हफ्तों की तेज़ी देखने को मिली। बाजार में रिटर्न आया करीब 17% का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 5 हफ्ते जो है वो आपको कंसोलिडेशन और करेक्शन के देखने को मिले, जहां पर बाजार जो है 13% करेक्ट हुआ। 3 दिसंबर 2017 से लेके 21 जनवरी 2018 यहां पर अगर आप देखें तो 8 हफ्तों की कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक आपको वीकली चार्ट पर देखने को मिली। बाजार में रिटर्न बने तकरीबन 8% के, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो 8 हफ्ते आपके पास ऐसे देखने को मिले जहां पर कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट आपको देखने को मिली और ऐसे में बाजार फिसला तकरीबन 10%। सिमिलरली 7 फरवरी से लेके 4 अप्रैल 2010 में अगर आप देखें तो यहाँ पर 11% का मूव देखने को मिला और ये अब तक का हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो 9 कैंडल्स आपको हरी, यानी पिछले 9 हफ्तों में आपको तेजी देखने को मिली। ऐसे में 11% के रिटर्न बने, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो 6 हफ्ते ऐसे रहे जहां पर कंसोलिडेशन और करेक्शन देखने को मिला। 8% का करेक्शन बाजार में आया। अब 17 फेब से लेके 31 मार्च 2019 यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन आपके पास जो है 7 हफ्ते तेजी वाले देखने को मिले और उसके बाद बाजार में हल्की फुल्की 3% की गिरावट देखने को मिली। अब खास बात यह कि 1 नवंबर 2020 से लेके 13 दिसंबर 2020 के दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे 7 हफ्तों की विनिंग स्ट्रीक देखने को मिली, लेकिन इसके बाद एज इट इज ट्रेंड हुआ, गिरावट देखने को मिली, लेकिन गिरावट लगभग अप्रोक्सीमेटली 1% की देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने अपना अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम किया और 8% की तेजी आई। यानी
2020 अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, बाकी हर बार जब भी 7-8% की 7-8 हफ्तों की कंटिन्यूस तेजी आती है तो इसके बाद एक फेस करेक्शन का भी आता है। ओके चलिए वापस आई है, पहली वाली स्क्रीन पे आई है। कहाँ से शुरू किया आपने? 1 जनवरी 2000। हाँ 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच में हमारे यहाँ 12% की तेजी हो गई, ठीक है, सिर्फ 12% की हुई है, ठीक है। अब आइए जो पुराने जो 7 हफ्तों से ज़्यादा की जो तेजी हुई है, हाँ 2012 में हुई है, ये कितने हफ्ते चली? 7 हफ्ते। 7 हफ्ते में 17% बढ़े, बाद में 13% घटे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2018 में 8% बढ़े, 10% घटे, ये कितने हफ्ते था? 8 हफ्ते। 8 हफ्ते। 11% 2010 में, राइट, और फिर 8% घटे, ये कितना था? ये 9 हफ्ते और ये हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक। ये हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक 9 हफ्ते मैक्सिमम में चला है, ठीक है। उसमें सिर्फ 11 में 8 हफ्ते। अच्छा ये जो घटा है ये कितने समय में घटा है? 1 हफ्ते में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं घटा। हाँ, ये आगे धीरे धीरे घटता रहा। अब आइए पुराने डेटा, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, ठीक है। अभी आइए 2019, और 2019 में 7 हफ्ते तेजी हुई है और घटा कितना? 3%। उसके बाद 2020 में भी 7 हफ्ते तेजी हुई है, बराबर, घटा कितना? अगले हफ्ते तो काली 1% 1%। तो धीरे धीरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सुबह में और दीप बात कर रहे हैं, पुराने डेटा देख के लगेंगे 7 से 9 हफ्ते से ज़्यादा थे। हाँ 7 से 9 हफ्ते से ज़्यादा तेजी नहीं होती, वो बात ठीक है, लेकिन हर बार कोई न कोई तो रिकॉर्ड बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हर बार की तेजी और बढ़ने के कारण अलग होते हैं और घटने के भी अलग जी। तो इस बार कौन जाने कि 7 हफ्ते वाला विनिंग ट्रैक रिकॉर्ड या 9 हफ्ते वाला तोड़ ही दे। एक दूसरा ये कि धीमे धीमे आप देखिए, शुरुआत के 2010-8 ये वाले छोड़ दीजिए, ऑफ लेट जैसे 21, 2019, 2018 के देखेंगे तो घटने की जो बाजार की टेंडेंसी वो कम होती जा रही है। सो आई थिंक हाँ, सो उतना नहीं घट रहा जितना पहले घटता था। तो इसलिए अब इन डेटा को देख के आपको क्या करना है, इन डेटा को देख के आपको ये समझना है कि भाई 7 से 9 हफ्ते के बीच का जो समय है ये थोड़ा ट्रिकी है, राइट, थोड़े सावधानी वाला है। यहाँ पर अनाप शनाप तेजी करने के बजाय सोच समझ के तेजी, ये समझ के चले कि 1 तुरंत पैसा नहीं बनेगा, 2 थोड़ा घट भी सकता है, 3 थोड़ा नीचे आ जाए तो लेने के लिए और पैसा लगाना है। लेकिन ये है कि सारा माल बेच के जीरो करके मंदी में बैठ जाए कि 7 के बाद तो 8 हफ्ता घटने घटना, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ये ध्यान में रख लीजिए। सो पूरा इसका कंक्लूजन ये है कि 7 से 9 हफ्ते का, और कौन जाने भी 1-2 हफ्ते और बढ़ जाए तो बढ़ भी जाए। इस बार तो मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका साथ दे रहा है, हमारे बाज़ारों का अपना अलग ही हिसाब किताब है, FIs का पैसा भी आ रहा है, लोकल पैसा भी आ रहा है, इधर इलेक्शन के नतीजे आने के बाद मूड माहौल कुछ अलग ही है, GST कलेक्शन क्या हो रहे हैं आप देखिए, इधर एडवांस टैक्स के कलेक्शन क्या आ रहे हैं, GDP ग्रोथ क्या आ रही है, इन्फ्लेशन के नंबर ठीक आ रहे हैं, सामने अमेरिका और हम दोनों को ब्याज दरें घटानी है। सो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाए जो आपको हमको इस वक्त मार्केट को नहीं पता, उसकी वजह से थोड़ा बहुत नीचे हो जाए तो हो जाए, रुक जाए तो रुक जाए, बट ये ध्यान में रखिए। इसलिए आज सुबह जो हमने स्ट्रेटजी दी फिर से सुनिएगा कि नीचे आए तो लेना है, जब तक 20,850 के नीचे न जाए तब तक ट्रेंड नहीं बदलेगा। जब तक 20,850 रट्टा मार के रख लीजिए, 20,850 के नीचे बंद होगा तो ही आपका तेजी का ट्रेंड न्यूट्रल होगा, तब तक नहीं। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये है इस समय बाजार पर अनिल जी की भी राय और कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए। आइए लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी अनिल जी की तरफ से। सर ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 20-22 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजार ठीक है, कच्चा तेल रेंज में है, रुपया भी ठीक है, सुबह मजबूत था, उसके बाद 3 पैसे कमज़ोर है, बट कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बताएं सर, क्या करना है इस समय बाजार में? व्यू तो दीप तेजी की तरफ ही है। सिंपल ये है कि 7 दिनों से अमेरिका भी बढ़ रहा है, आज हम हल्के फुल्के करेक्शन में, तो फ्रेश खरीदारी के लिए हम कल भी डिसीजन टाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो सबसे बढ़िया जगह लगती है खरीदने के लिए वो 21,75-21,250 की, जो यहाँ से 150 पॉइंट दूर है। उससे पहले थोड़ा सा सपोर्ट लेवल 21,300 का बनता है। सो मैं जो पोजीशन है उसे होल्ड करूँगा। हेजिंग के लिहाज से अगर किसी को करना है तो 21,200 की पोजीशन का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी आज नहीं करेंगे, बहुत साफ कर रहा हूँ, नहीं करेंगे। आपको याद है शुक्रवार को भी मैंने बोला था 3-20 की फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, राइट। अब फ्रेश खरीदारी हम 21,550 पार करने पे करेंगे, यहाँ से 150 पॉइंट छोड़ देंगे, इसके ऊपर करेंगे, तब तक नहीं कर। बैंक निफ्टी
250, 48, 300 पार करेगा तब फ्रेश खरीदारी करेगा, अभी नहीं करेगा। अब हमारे लिए खरीदने की जो जगह बढ़िया निकल के आएगी वो आएगी दीप 47,300, 47,500 के आसपास, जो यहाँ से भी 300 से 500 पॉइंट दूर है। तो इसलिए हम कल का दिन वेट करेंगे हाथ में माल मसाला लेके। अगर मौका मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जो है वो ठीक है, कोई आप जीरो तो है नहीं। फ्रेश खरीदना ओवरनाइट आज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, गॉट इट। चलिए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है तैयार। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, खरीदना है यहाँ पे 47,900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी का 254, 255 के आसपास मिल रहा है। 254, 55 ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रहेगा दीप, खास कर मैं इसीलिए कहूँगा बिकॉज येस यू नो देयर इज नॉट अ क्लियर रिवर्सल बट अ सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म इंडिकेशन है इस लेवल्स पर मे बी कंसोलिडेट करें, बिकॉज दिस इज द सेकंड थर्ड टाइम मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली अराउंड 48,000 के ऊपर जाता है बट संभल नहीं पा रहा है। इवेंचुअली अगर होता है तो डेफिनेटली वी गो विद द कॉल ऑप्शंस टिल इट हैपेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज में थोड़ा अटक सकता है, एंड देन रेंज इज 48,200 to 250 प्रोबब्ली एंड 47,500। सो ये 700 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में, अपर एंड ऑफ द रेंज है, तो थोड़ा मेरा बायस पुट साइड पर है, इसीलिए यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 147 एंड टारगेट्स दीप जो ऊपर पे निकल कर आ रहे हैं। तो फर्स्ट टारगेट विल बी 370, 370 का। दूसरा टारगेट जो है दीप वो है 434 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे बैंक निफ्टी का 47,900 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, थोड़ा सा इन द मनी पुट ऑप्शन है, एंड ये 20 दिसंबर दैट इज डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे की एक्सपायरी का। बिल्कुल, तो जो बात हम कर रहे थे वही अभी जय की तरफ से भी आ रही कि 47,900 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए। हल्की फुल्की करेक्शन थोड़ी और नीचे की तरफ आ सकती है। परसों है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उससे पहले थोड़ा नीचे आने के चांस बनते हैं। 147 का स्टॉप लॉस लगाकर आप करें खरीदारी। 370 और 434 ये दो लेवल हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है, और यहाँ पर करीबन 254 के आसपास आप एंट्री करके चले। आइए बढ़ते आगे बैन से बेनिफिट। तैयार है आशीष हमारे साथ इस वक्त बताने के लिए बैन वाले स्टॉक्स के बारे में। आशीष, कितने हैं बैन स्टॉक्स बैन में? टोटल 7 स्टॉक है हमारे पास। 7 सर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो बैन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो नहीं रहा है, बॉर्डर लाइन पे काफ़ी देर से। 80.7% है। उम्मीद थी कि जब तक नंबर आएगा बैन से बेनिफिट का अपडेट देने स्टॉक की पोजीशंस कम हो जाएंगी, लेकिन पोजीशंस कम नहीं हो रही। अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा, 4 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो डाउटफुल है कि डेल्टा कॉप आपको बैन से बाहर देखेगा। लेकिन एंट्री का कंफर्मेशन आ गया। एक स्टॉक है जिसकी पोजीशन फिलहाल 95% से ऊपर है। काफ़ी बड़ा मूव पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। नाल्को स्टॉक का नाम है, 105% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन में। निश्चित है कि नाल्को आपको बैन में दिखेगा, तो अब आपको 7 की जगह कल 8 स्टॉक बैन में नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए नाल्को एंट्री के लिए हो रहा है तैयार बैन में, और मेटल स्टॉक्स में आज आपने वैसे भी एक्शन देखा है। एक जैकपॉट कॉल जय की तरफ से। जय बताइए। दीप, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स को बेचे 2531 के आसपास है, 2531.40, 31-32 के रेंज में आप बीकेटी यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स को बेचे। दीप, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करेक्शन आते हुए देखने मिल सकता है। इमीडिएट तो टारगेट्स इसके जो बन रहे हैं वो है 2465 के, 2465, एंड अगर उसके नीचे जाता है दीप तो 2408 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। सो 2465, 2408 ये दो टारगेट्स के लिए आप बेचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 2572 का। यहाँ पे दीप एक अच्छा खासा हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ एक ब्रेक डाउन आते हुए देखने मिल रहा है। सो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक पॉजिटिव मूव ग्रैन्यूल्स में एक्सपेक्ट कर रहा था सुबह, वहाँ पे तो आ चुका। यहाँ पे थोड़ा वीक ट्रेड नजर आ रहा है।
ओके तो थोड़ा वीक ट्रेंड आ रहा है, इसलिए शॉर्ट करने की राय है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स 2465, 2408 ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और 7 हफ्तों की एक तरफा तेजी के बाद आज 8वें हफ्ते की शुरुआत थोड़े नरम नोट में होती दिखी है, बट सिर्फ इंडेक्स लेवल पर। बाजार में देखें तो ऐसा कोई आपको परेशानी नहीं है। निफ्टी 50 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, करीब 200 पॉइंट का कट सेंसेक्स में दिखेगा, बट उसके सामने आधा % ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हो रहा है, 1/4% ऊपर आपको मिड कैप इंडेक्स में भी बढ़त दिखेगी। ऑटोज और फार्मा साथ ही मेटल्स यहां से थोड़ा सहारा था। बजाज ऑटो आपका टॉप गेनर है, सुबह से ही बजिंग है 6,500 के लेवल के आसपास। हिंडाल्को, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज थोड़ा सहारा दिया है। बजाज फाइनेंस, HUL यहाँ पर भी अच्छा एक्शन था, बट ब्रेथ निफ्टी की खराब थी। सिर्फ 20 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 30 स्टॉक्स नेगेटिव थे, जिसमें ICICI बैंक, ITC यहाँ से प्रेशर आया है। इन्फोसिस पर आपने दबाव देखा है। वीकनेस टेक महिंद्रा में भी थी। पावर ग्रिड टॉप लूजर था। JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस, M&M, UPL, अदानी एंटरप्राइजेज, अल्ट्राटेक, ब्रिटानिया ये सारे स्टॉक्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए, एक्शन यहाँ पर भरपूर आपने देखा है। IRCTC में आज का वायदा कारोबार का स्टार 12% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सीमेंस 6% की मूव इसमें। हिंदुस्तान कॉपर बैन में है बट 5% ऊपर। इंडियाबुल्स हाउसिंग बैन में है, यहाँ पर ऊपर तेज आई है। नाल्को बैन में एंट्री के लिए तैयार है, 5% ऊपर ये भी था। एक्साइड, सेल, बलरामपुर, ग्रैन्यूल्स, BHEL, सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है, बट वीकनेस थी गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय रियल्टी में। वीकनेस आपने देखी है कैनरा बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, LIC हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट रही। परसिस्टेंट, मन्नापुरम और HPCL यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। तो अनिल जी थोड़ी सुस्त कंसोलिडेशन वाली शुरुआत आज हफ्ते की शुरुआत हमने करी है। 47,850 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 21,400 के ऊपर ही निफ्टी बंद हो रहा है। हल्की गिरावट है निफ्टी में, थोड़ा बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद होते हुए दिख रहा है सर। ओके, तो ये हल्के नुकसान के साथ लंबे समय बाद भारतीय बाजार थोड़े करेक्शन में आते हुए नजर आए हैं। 38 पॉइंट की कमी के साथ बाजार हुए बंद। सेंसेक्स 168 पॉइंट नीचे 71,315 पर बंद और 275 अंकों का नुकसान रहा। निफ्टी बैंक में 47,867 पर क्लोज होता हुआ आज के सेशन में। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी का, सिद्धार्थ सैदानी साहब का, जय ठक्कर साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत 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 शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए यार।